यह घिनौनी लड़की एक मासूम बच्चे की तरह मोटी थी। उसके पूरे परिवार का कहना है कि वह सचमुच एक बिगड़ी हुई इंसान है और कोई भी आदमी उसे नहीं चाहेगा। तभी एक लड़का आया और बोला, इन गेंदों को निगल जाओ और तुम फिर से प्यारी हो जाओगी। एक लड़का चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? लेकिन इस खूबसूरत लड़की ने कहा कि उसे उस लड़के पर भरोसा है। उसने एक बार उसे निगल लिया था और इसीलिए वो मोटी हो गई है। पार्टी में मौजूद सभी लोगों को यह स्थिति घिनौनी लगी, लेकिन वो सीधे उस लड़की के पास गया और बोला, लो ये गोले खा लो। भोली सी बच्ची। मैकडॉनल्ड्स की शेयरधारक हैरान रह गई। क्या उसे इस आदमी की बात माननी चाहिए जबकि वो उसे सब कुछ निगलने के लिए कह रहा था? उसने उसकी झिझक देखी, इसलिए वो उसके कान के पास और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को अचंभित करते हुए वह सब कुछ चट करने लगी। एक पल के लिए जब कुछ नहीं हुआ तो वह आदमी वापस आया और उसे ताना मारने लगा, कहने लगा कि वह तो बस एक औरत का मामला है। लेकिन तभी उसकी आंखों से एक सुनहरी आभा निकलने लगी। उसकी चर्बी एक रियल टाइम बीबीएल की तरह फिर से वितरित होने लगी और उसके स्तन तेजी से बढ़ने लगे। आईने में खुद को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी के पॉप स्टार जैसी दिख रही है। पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरान थे और अब उन सभी बदसूरत अमीर लोगों को लग रहा था कि काश वे भी उनके पीछे पड़ जाए। और चश्मा पहने वह आदमी जो उसका मजाक उड़ा रहा था अब माफी मांग रहा था, लेकिन उसे कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया गया। यह सोचकर हैरानी होती है कि यह हमारे बेटे की मुख्य गतिविधि भी नहीं है, क्योंकि जब स्कूल के सबसे बेहतरीन एथलीट ने उसे 100 मीटर दौड़ के लिए चुनौती दी तो सबको लगा कि वह बुरी तरह हार जाएगा। ये बेवकूफ लोग हंस रहे थे और कह रहे थे, उस जैसे निकम्मे को तो इसमें भाग लेने का भी हक नहीं होना चाहिए। और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जैसे ही बंदूक चली फिर वो पल आया और उसने पूरी रफ्तार पकड़ ली और तीर की तरह दौड़ पड़ा। ब्लोंडी हैरान रह गई। शीर्ष एथलीट को पीछे छोड़ दिया गया और हमारा लड़का आसानी से जीत गया। ब्रो ने तो बस उस आदमी के फिनिश लाइन के करीब आने का इंतजार करके आखिरी क्षण में उसे छीनकर और उसके अहंकार को चूर चूर करके 5 और ऑरा पॉइंट्स हासिल कर लिए। लेकिन एक नया छात्र प्रांत के प्रतिभाशाली शिष्य को कैसे अपमानित कर सकता है? देखो, इस शख्स के पास रूडो महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली आभा थी। 500 वर्षों का प्रशिक्षण, 65 वर्ष की आयु में 11वें चरण तक पहुंचा, दानव राजा को हराया और पूरे महाद्वीप को बचाया। फिर उसके सबसे भरोसेमंद साथियों ने ही उसे धोखा दिया और हद हो गई। हमेशा कोई न कोई महिला। लेकिन उस पल वह बस पीड़ा झेल रहा था। उसने चीख कर कहा कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर वह यायामुरई हिरोटो के शरीर में जागा, जो एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मा एक बच्चा था, लेकिन ऊर्जा संचारक अवरुद्ध होने और शरीर के बेकार हो जाने के कारण उसे निकाल दिया गया था। इस नए शरीर में उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में 500 वर्षों का युद्ध किया। रेस के बाद की कहानी में एक स्कूली गुंडा हमारे नायक से टकरा जाता है और उसे परेशान करने लगता है। बॉक्सिंग और फाइटिंग क्लब के ओसाकी, हारू और होकुबा भी वहां आकर उसे सबक सिखाने लगते हैं। नायक जानता है कि शव के असली मालिक को ये गुंडे धमका रहे थे। उन्होंने उसकी रक्षा करने के बहाने उससे पैसे ले लिए थे। होकुबा हारू को यामुरई से निपटने देता है क्योंकि यामुरई में कुछ गड़बड़ लगती है। ओसाकी को लगता है उसके जैसे कमजोर को संभालना आसान है और एक ही मुक्के से काम हो जाएगा, लेकिन अब हालात अलग हैं और यामुरई आसानी से मुक्के से बच जाता है। पलटवार करते हुए उस बदमाश की ठोड़ी पर जोरदार मुक्का मारता है, एक साधक के नजरिए से एक बॉक्सिंग क्लब का कप्तान। फिर वह उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है। बॉक्सिंग कप्तान पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। गुंडे सोचते हैं कि क्या वह सच में याओरेई है। हमारा नायक पूछता है कि क्या वे उससे डरते हैं। वे परवाह नहीं करते और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन दोनों को पकड़ लेता है और वे दर्द से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे गलत थे। दोनों बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। उसे उन्हें छोड़ने की भीख मांगते हैं। इसी बीच लात खाने वाला दूसरा बदमाश उठने लगता है। वह नायक पर एक और मुक्का मारने के लिए हमला करता है, लेकिन उसे चोट लगती है और वह हवा में उड़ जाता है। उसे धमकी देते हुए नायक कहता है कि अगली बार वह इतनी आसानी से नहीं बचेगा। बाथरूम के फर्श पर घायल अपनी गलती मानते हुए वे उससे कहते हैं कि वह अब उनके पास न आए, लेकिन नायक की योजना कुछ और ही है। वे उसकी बात नहीं समझते। यामुरी कहता है कि उन्होंने उससे कुछ सामान छीन लिया है जो वह वापस चाहता है। बदमाश तुरंत वह सामान लौटा देता है जो उसने उससे लिया था। हमारा नायक जानता है उसने हद पार कर दी, लेकिन उन बेवकूफों में किसी को बताने की हिम्मत नहीं। स्कूल में बहुत भीड़ है और यह एक परेशान करने वाली जगह है और वह जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता है। सौभाग्य से उसे अपने दुश्मनों से कुछ पैसे भी मिले हैं। उस रकम से वह कमजोर स्तर के ताबीज बनाने के लिए कच्चा माल खरीदेगा। ताबीज ऐसी चीजें हैं जिन्हें कमजोर साधक अक्सर खरीदते हैं और उसके जैसा निकम्मा भी इस हालत में कुछ ताबीज बना सकता है। सामान बनाने के बाद
उसे पता है कि वह उन्हें बेचकर अच्छी खासी रकम जमा कर सकता है। अब उसे खेती के लिए उपयुक्त जगह ढूंढनी है और औषधि सामग्री खरीदनी है। 3 हफ्ते बीत गए हैं और सामान बिकने का कोई आसार नहीं है। इस दुनिया में लोग ताबीजों को बहुत अंधविश्वास की नजर से देखते हैं। गली में दौड़ते हुए प्रथम स्तर के साधक को एक घायल कुत्ता मिलता है। उसकी चोटें गंभीर लग रही थी और दर्द से वह छोटा जानवर जमीन पर गिर पड़ा। इसलिए उसने मौका देखकर कुत्ते पर ताबीज का असर आजमाने का फैसला किया, जो देखने में किसी कार से टकराया हुआ लग रहा था। उसने जानवर के स्वास्थ्य को बहाल कर दिया, जिसके अंग खराब हो रहे थे और उसे शारीरिक चोट। कुछ ही पलों में कुत्ता फिर से स्वस्थ हो जाता है और खुशी से भौंकने लगता है। एक आदमी शिजुरू से कहता है कि यह तो बस एक कुत्ता है और इसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुगा परिवार की युवा मालकिन कहती है कि वह ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसी ने जानवर को टक्कर मारी थी। नाराज होकर मालकिन उस छोटे कुत्ते को पशु चिकित्सक के पास ले जाने की योजना बनाती है। चोट लगने के बाद भी वह पूछती है कि यह पूरी तरह से कैसे ठीक हो गया और क्या उस युवक ने इसके साथ कुछ किया था। सुगा ने जानवर को पूरी तरह से टमाटर सॉस में सना हुआ देखा और सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह देखकर कि वह किसी से मिलने अस्पताल जा रही है, नायक को ताबीज दिखाने का सही मौका मिल जाता है और वह कहता है कि उसने बस एक नीले रंग का सुरक्षा। हालांकि वारा को लगता है कि वह एक झूठा धोखेबाज है और कहता है कि वह उसके झांसे में नहीं आएगा। उसे पूरा यकीन है कि उस लड़के ने उन्हें लूटने के इरादे से कुत्ते को उनके रास्ते में फेंक दिया था। भले ही युवती को किसी भी बात पर विश्वास न करने के लिए कहता है, फिर भी वह पूछती है कि क्या ताबीज इंसानों पर काम करता है और यह जानने की कोशिश करती। मस्तिष्क में शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। यह अवस्था उसके ताबीजों के लिए एकदम उपयुक्त है, जो शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए ची ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वारा को विश्वास नहीं होता कि कागज का एक टुकड़ा उसकी चाची को ठीक कर देगा और वह उसे ताबीज को छूने से मना करती है। हमारा नायक उस महिला को समझाता है कि इसका उपयोग करना बहुत है। बड़े वाले 400,000 येन में और छोटे वाले 200,000 येन में बेचने की पेशकश करता है। युवा मालिक हमारे नायक को 10 लाख येन देता है और उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। वारा लड़की से कहता है कि वह इसे न खरीदे क्योंकि उसे यह सब पागलपन लगता है। हालांकि साधक नाराज हो जाती है और जब वह आदमी सौदा रोकने की कोशिश करता उसे अपने काम में दखल न देने के लिए कहता है, क्योंकि महिला पहले ही ताबीज खरीदने के लिए राजी हो चुकी है और कहता है कि अगर वह उसके रास्ते में रुकावट डालना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह पीछे हट जाए। वाट की बांह को चोट पहुंचाने और पकड़ने के बाद हमारा नायक उस मूर्ख को दूर फेंक देता है और सुगा परिवार की महिला के साथ सौदा पक्का कर लेता। वह आशा करता है कि वह दिन कभी न आए जब उसे उन विशेष ताबीजों का उपयोग करना पड़े। फिर भी शिजुरू उसे मुफ्त उपहार के लिए धन्यवाद देती है और नायक का नाम पूछती है। वह अपना परिचय यामोरी हिरोटो के रूप में देता है और चला जाता है। वो को पूरा यकीन है कि यह आदमी एक धोखेबाज है, यहां तक कि वह यह भी सोचती है कि अगर कोमा जैसी स्थिति में कोई महिला महिला को होश में लाना चाहती है। आखिरकार उसके पास पैसे आ जाते हैं और वह घर की तलाश में निकल पड़ता है। उसका अगला कदम अपनी साधना क्षमताओं का उपयोग करने के लिए औषधीय वस्तुएं खोजना है। अचानक कुत्ते को कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वह अपने मालिक को चेतावनी देने के लिए भौंकने लगता है। हमारा नायक एक हवेली को देखता है जिसके चारों ओर बहुत सारा। तभी उसकी नजर उस हवेली के बगीचे में उग रही किसी अजीब चीज पर पड़ती है। यह चांदी के दिल के आकार की घास है। अस्पताल में नायक द्वारा पीटे गए लोगों में से एक नर्स से कहता है कि वह दुष्ट है। इलाज के दौरान वह कहता है कि अगली बार वह यमोर से बदला लेगा। शो देख रहे नगर पार्षद सुगा के जी उसके व्यवहार की शिकायत करते हैं। वह कहता है कि उसने परिवार को शर्मिंदा किया है और किसी धोखेबाज की बातों में आकर वह हंसी का पात्र बन जाएगा। नर्सें उस युवा मालकिन के बारे में गपशप करती हैं जिसने ताबीजों पर ढेर सारा पैसा खर्च किया है और उसका मजाक उड़ाती हैं। शाह उदास होकर ताबीज पकड़े हुए कहती है कि वह एक बार फिर कोशिश करना चाहती है। यह उसकी मां को बचाने का आखिरी प्रयास है और वह पार्षद का कहना है कि वह पागल हो गई है और उसे ये पागलपन भरी कोशिशें बंद करनी चाहिए। उसे रहस्यमयी बातों पर विश्वास करते देख उन्हें लगता है कि अगला कदम वह देवताओं से प्रार्थना करना ही होगी। अपने पिता से बहस करते हुए पूछती है कि वह मदद के लिए क्या करेंगे। पूछती है कि जब उसकी मां बेहोश थी तब वह कितनी बार उनसे मिलने गए थे। वह अपने पिता उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे थप्पड़ मारने की धमकी देते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा बकबक कर रही है। वे कहते हैं कि वे नर्स को बुलाकर उसके शरीर से ये चूब निकलवा देंगे। रोती हुई बेटी कहती है कि उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते। ताबीज को हाथ में पकड़े हुए वह रोती है और कहती है कि वह अपनी मां का साथ। अचानक ताबीज का असर दिखने लगता है और उससे नीली रोशनी निकलने लगती है। मां जाग जाती है
अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ रखती है और शिजुरू सुगियो को कहकर पुकारती है। मां जागकर पूछती है कि क्या उसकी बेटी का वजन थोड़ा कम हो गया है। पिता पूरी तरह से हैरान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागता है। वह सबको फोन करता है। आखिरकार उसकी पत्नी कोमा से जाग गई। यह सुनकर डॉक्टर चौंक गए और पूछने लगे कि क्या यह सच है। वे तुरंत उसकी पत्नी को जांच के लिए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि 1.5 साल कोमा में रहने के बाद वह सामान्य जीवन में लौट सकती है। सुगा को लगा कि यह सब नीले ताबीज की वजह से ही संभव हुआ है। उसे पूरा यकीन था कि ताबीज ने अपना असर दिखाया है, जबकि डॉक्टरों को पिता इसे चमत्कार मानते हैं और डॉक्टर उन्हें प्रोफेसर सुजुकी को बुलाने के लिए कहते हैं। वे सोचते हैं कि ताबीज बेचने वाला व्यक्ति शायद कोई दिव्य प्राणी था। योको शिजुरू को गले लगाती है और उसे तकलीफ देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसकी बेटी खुश है कि वह जाग गई। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हुए वह उस व्यक्ति को फिर से ढूंढकर धन्यवाद देना चाहती है। इस बीच है अपने पिछले जन्म में धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। उससे पहले उसे साधना के 11वें स्तर तक पहुंचना होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत और सामग्री प्राप्त करनी होगी। वह जानता है कि बदला लेने का दिन नजदीक आ रहा है और उन्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गति से उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर है। इससे पार उसे लगता था कि केवल आध्यात्मिक स्रोत या दुर्लभ कलाकृतियां ही पर्याप्त होंगी, लेकिन जब उसे पता चला कि बगीचे में सिल्वर हार घास उग रही है तो वह उत्साहित हो गया। आखिर सिल्वर हार घास एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक सामग्री है, सामान्य जड़ी बूटियों से भिन्न। इस आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग उन गोलियों को बनाने में किया जाता है जो साधक की साधना अवस्था को बढ़ाती हैं। अगर आप सिल्वर हार्ट फ्रूट्स का इस्तेमाल करके जुकी पिल को परिष्कृत करते हैं तो आप दूसरे चरण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर वह लापरवाही बरतेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जुकी पिल बनाने की सामग्री बहुत महंगी होती है। उसने सोचा था कि वह चुपचाप ताबीज बेच रहा है, लेकिन लगता है उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। कुछ लोग उसके धंधे शुरू करने के तीसरे दिन से ही उसका हमारा हीरो देखना चाहता है कि ये निकम्मे लोग पास आने पर क्या करेंगे। अचानक एक लड़की आती है और हमारे हीरो को सबसे गलत समय पर पहचान लेती है। उसने देखा कि जमूरी कैंपस नहीं जा रहा है और उससे पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है। उसे याद आता है कि उसे कबीले से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका शरीर कमजोर था और उसके पास पढ़ाई करने का भी। हमारी नायिका जानती है कि वह अकेली सहपाठी थी जिसने इस शरीर के पिछले मालिक का साथ दिया था। वह उसे पैसे देती है ताकि वह उसके साथ पढ़ाई करने वापस जा सके। यायामुरई पैसे नहीं लेता और माफी मांगता है क्योंकि उसे अभी कुछ काम निपटाना है। लड़की समझ जाती है कि वह किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होगा। इसी बीच नायक देखता है कि बाईं ओर 7 और दाईं ओर 3 शत्रु हैं। वह जानता है कि वह उन सभी को पल भर में मार गिरा सकता है। हमारा नायक दौड़ना शुरू करता है और चाकू लिए हुए शत्रु उसका पीछा करते हैं। वे एक गली में घुस जाते हैं जहां नायक जा रहा था। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं। यायामुरई उन सबको एक साथ उस पर हमला करने के लिए कहता है। 5 डरावने दिखने वाले लोगों का समूह उसके सामने रुक जाता है। सभी हथियारबंद हैं। एक गंजा आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, यह तो मजेदार होने वाला है। हमारा साधक पूछता है कि वे कई दिनों से उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वह आदमी कहता है कि वह बिना किसी दुश्मनी के साथ। वे पूछते हैं कि अमितानी कबीले की युवा मालकिन को उस जैसे आदमी में दिलचस्पी क्यों है। वह महिला लगभग मुख्य किरदार की मंगेतर बनने वाली थी और वह सोचता है कि शादी टूटने के कारण उसे मार डालना सरासर अन्याय है, इसलिए वह उनसे जवाब निकलवाने की कोशिश करेगा। लड़की याकूजा सदस्यों को यायामुरई को मारने की कोशिश करते हुए देखती है और चौंक जाती है। उसे लगता है कि वह अपने कमजोर शरीर से हथियारबंद गुणों का मुकाबला नहीं कर सकता। लड़की लड़के की जान बचाने के लिए पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। एक याकूजा सदस्य उसे गली की भटकी हुई बिल्ली कहता है और पूछता है कि वह फोन पर क्या कर रही है। वह पागलों जैसी शक्ल बनाकर उसके हाथ से फोन छीन लेता है। गिरोह के सदस्य उसे बॉस कहते हैं और उसके आने पर हमारा नायक देखता है कि उनका नेता मोचामा के बाल जबरदस्ती खींच रहा है। नेता उसे विजेता कहता है क्योंकि पहले सेत्सु अमातानी थी और अब इस छोटी बच्ची को बच्ची चीख चीख कर यायामुरई से भागने को कहती है क्योंकि वे सब हथियारबंद हैं। वह यह भी कहती है कि वे उस पर हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि वह कजो मोची कबीले की बेटी है। हालांकि गंजा गिरोह का सरगना मोजामा कबीले का मजाक उड़ाता है। फिर वह कहता है कि अगर वे उसे वहीं दफना दे तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वह कहां गई। लड़की बहुत डर जाती है और वह संकी कहता है कि अगर उसे किसी को दोष देना है तो यह उसकी अपनी मूर्खता होनी चाहिए। जैसे ही उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, नायिका पलटवार करती है और सीधे उस पर वह उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे दीवार से चिपका देता है। माकिमा सोचती है कि क्या यह सचमुच यामुरई है। आखिर
वह तो वाकई बहुत अलग लग रहा है। हमारा हीरो उन्हें धमकी देता है और कहता है कि वह सिर्फ एक बार पूछेगा कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है कहीं और। वे इंस्पेक्टर काया को सूचना देते हैं। स्कारफेसेस गिरोह ईस्ट स्ट्रीट की गलियों में हरकतें कर जांचकर्ता जोश से भरा हुआ तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और चीफ ओनागा को बिना बताए बैकअप के लिए फोन करता है। उन्हें बिना सोचे समझे कार्रवाई न करने के लिए कहता है क्योंकि वे तस्कर हैं और लोगों को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। कोई जवाब न मिलने पर वह रेडियो पर मौजूद व्यक्ति से यह जानने के लिए पूछताछ शुरू करता है कि क्या उसने उसकी बात। वह बताता है कि जिस लड़के का उसने पहले जिक्र किया था उसने स्कारफेस के पूरे गिरोह को हरा दिया था। गंजा आदमी पूछता है कि क्या सचमुच याया कबीले का निकम्मा है और कहता है कि उसका गिरोह इतनी आसानी से नहीं हारेगा। मुख्य पात्र पूछता है कि क्या यह जानकारी अमातानी कबीले ने दी थी या यामुरेई कबीले ने, और उसे धमकी देते हुए कहता है उसके पास हमारा नायक हार मानने वाला नहीं था। लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे घुटने टेकने का आदेश देती है। इंस्पेक्टर का उसे चेतावनी देता है कि वह उस आदमी को खत्म न करे वरना वह भी उसी के स्तर तक गिर जाएगा। फिर नायक सोचने लगता है कि क्या पुलिस का वहां आना महज एक संयोग था। वह आसानी से इस स्थिति से निकलने का रास्ता निकाल सकता था, लेकिन वह अपनी असली शक्तियों को इसीलिए वह गंजे आदमी को जाने देने का फैसला करता है। गिरोह का सरगना जो अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके अभी भी जीवित होने से हैरान है, सरकार का सामना नहीं कर सकता और पुलिस के दबाव के आगे झुकने को मजबूर हो जाता है। काको यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इस लड़के ने अकेले ही एक गिरोह का सफाया कर दिया, एक ही झटके में सारे गैंगस्टरों को खत्म कर। मोचामा भी उसका अभिवादन करती है और इंस्पेक्टर कहता है कि वह सारी गड़बड़ ठीक कर देगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधिकारी राकाहारा फुमिया भी उन दोनों से अपना परिचय देता है। हमारा नायक सरकार की निगरानी को लेकर चिंतित हो जाता है। आखिर उन्होंने सब कुछ देखा और इतनी जल्दी आ गए, उन्हें उसके बयान की जरूरत होगी और वे केवल घटना में हुई बातों पर ही ध्यान देंगे। पुलिस प्रमुख आता है और कहता है कि अगर वह अभी न आया होता तो वे दोषियों को छोड़ देते। उनागु छात्र यामुरेई पर आरोप लगाता है और कहता है कि उसे मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। वह गिरफ्तारी वारंट वाला कागज दिखाता है। मोजामा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आखिर जमीन पर पड़े लोगों ने ही तो पहले उन पर हमला किया था। उनागु कहता है काको लगता है कि रिजु जो कर रहा है वह बेतुका है। उसका कहना है कि सबको पता है कि वे लोग ड्रग डीलर हैं। जब इंस्पेक्टर उन्हें घटिया कहता है तो सुप्रिटेंडेंट उनागा भड़क उठता है। वह कहता है कि अपने बॉस को चुनौती देने के लिए वह उसकी बैज छीन सकता है। का उसे गाली देता है और गंजा पुलिस वाला उसे शांत रहने को कहता है ताकि उसकी नौकरी न चली जाए। अचानक उसे पता है कि सरकार में किसी बड़े अधिकारी ने हमारे हीरो को फंसाने के लिए कुछ साजिश रची है। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और मुख्य किरदार इसका इस्तेमाल जानकारी जुटाने के लिए करेगा। वह ओनागा से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह लड़का छात्र है। जब उससे इस बारे में सवाल किया जाता है तो पुलिस वाला चिढ़ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ओनागा ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे हमारे हीरो की बात समझ ही नहीं आ रही और उसे पुलिस की गाड़ी में बैठने को कहता है। सुप्रिटेंडेंट के कोट का बटन पकड़े हुए वह कहता है यह तो बहुत बुरा हुआ। आखिर वो सदमे में है, उसने उसे अपना बटन लेते हुए नहीं देखा। हमारा हीरो कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वो सिर्फ बटन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ। लुनागा उसे अपने किए पर पछतावा करवाना चाहता है और उस छात्र पर बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ समय बीतता है और जेल के अंदर एक पुलिसवाला एक कैदी की सलाखों पर लाठी मारता है। पुलिसवाला कहता है कि उसका निशाना जल्द ही आने वाला है और उसे खत्म करने का आदेश है। वह खूंखार कैदी अपनी किताब बंद करता है और कहता है कि वह अपना मिशन समझ गया है। हमारा जब सलाखें बंद हो जाती हैं तो उसे लगता है कि वे उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उसे यह दिलचस्प लगता है और वह सोचता है कि क्या उसके साथ सेल में बंद आदमी ही इस योजना का मास्टरमाइंड है। लंबे समय से उस आदमी का एक निजी नियम था, वह उस जैसे कमजोर लड़के को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार उसे नौकरी मिल गई है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। हमारा नायक पूछता है कि क्या वह महज एक और चापलूस है। यामुरेई को इस जगह में कदम रखते ही जलन महसूस हुई। वह अभी कमजोर हो सकता है लेकिन वह फकी से निकलने वाली शक्ति को ठीक से महसूस कर सकता है। उसे उसके चारों ओर आध्यात्मिक बुद्धि का एक बहुत मजबूत आभा मंडल दिखाई देता है, पागलों की तरह। दुश्मन कहता है कि वह नायक को कुछ ही सेकंड में दूसरी दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर उस पर आक्रमण करता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मुख्य पात्र गायब हो जाता है। वह ठीक उसके सामने फिर से प्रकट होता है और फाकी के चेहरे पर अपना हाथ मारता है। वह कहता है कि वह भ्रमित है क्योंकि इस कमरे में एकमात्र कमजोर व्यक्ति वही है। जैसे ही वह यह कहता है यामारी उसे जमीन पर जोर से फिर भी हीरो किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और उसे कोई चोट नहीं लगती। फाकी ने
उसे कम आंका था और वह हमारे हीरो को बहुत दर्द देने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे मौत नजर आती है और वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, फिर भी उसे एक जोरदार लात पड़ती है जिससे वह सेल। हमारा नायक अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है जबकि उसका दुश्मन बुरी तरह घायल हो जाता है। फाकी उसकी ओर दौड़ता है, एक जोरदार मुक्का मारने के लिए तैयार होता है और उसे घमंड न करने की चेतावनी देता है, लेकिन उसे पेट में एक और जोरदार मुक्का पड़ता है जिससे उसे तीव्र दर्द होता है और वह फिर से पीछे गिर जाता है। वह सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हो। वह यह भी पूछता है कि उसे आध्यात्मिक बुद्धि कहां और कैसे मिली। फोन पर हागा पूछता है कि उसने जिस छात्र को अभी गिरफ्तार किया है वह किस तरह का राक्षस है। दूसरी तरफ का व्यक्ति सोचता है कि वह याओरी कबीले का एक बिगड़ा हुआ लड़का है, राक्षस नहीं। अधीक्षक उसे बिगड़ा हुआ लड़का नहीं कहेगा, आखिर उसने दुश्मन का आसानी से सफाया कर दिया था। इसी बीच हमारा नायक फाकी के जवाब का इंतजार कर रहा है जो बुरी तरह पिटकर जमीन पर पड़ा है। उसे लगता है कि यामुरेई उससे और बाकी सब जैसे आम लोगों से बिल्कुल अलग स्तर का है। हमारा नायक सोचता है कि क्या वह जिन लोगों की बात कर रहा है वे इस दुनिया के साधक हैं। कुछ साल पहले फाकी की मुलाकात रयोजा में एक बूढ़े भिक्षु से हुई थी जिसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, उस भिक्षु ने उसे दिव्य जल की एक बोतल दी। वर्षों बीतने के साथ वह भिक्षु के निर्देशानुसार उस तनु दिव्य जल को पीता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य से कहीं अधिक बदल गया। नायक इस दिव्य जल को आध्यात्मिक जलस्रोत से प्राप्त आध्यात्मिक तरल के रूप में पहचानता है। आध्यात्मिक जलस्रोत केवल उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक प्रवाह होता है। हमारा नायक फाकी से पूछता है कि क्या वह सामान्य मनुष्य की सीमाओं से परे चला गया है और वह दूसरों के आदेश क्यों मानता है। खलनायक बताता है कि इसका कारण उसका बेटा है जिसे पार्श्वमान लैटरल स्क्लेरोसिस है। हालांकि दिव्य जल से उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, इसीलिए वह पैसा कमाना चाहता था। जब हमारे नायक को एएलएस के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है, फाकी अचंभित रह जाता है और एमसी समझाता है कि आम लोगों को आध्यात्मिक तरल पदार्थ देना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वह ताबीज की मदद से ऐसा कर सकता है। फाकी आश्चर्यचकित होता है और सोचता है इतनी अच्छी चीज सच में हो सकती है। इसे साबित करने के लिए एमसी उस आदमी पर ताबीज का इस्तेमाल करता है और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। हमारा पुनर्जन्म लिया हुआ नायक उस आदमी को एक मौका देने वाला है। वह उससे पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है और उसके बेटे का इलाज हो जाएगा। अगर वह इनकार करता है तो हमारा नायक उसे अभी मार गिराएगा। फाकी अपने इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि यामुरेई कोई साधारण आदमी नहीं था। वह कहता है कि उसे मारने के लिए उससे संपर्क करने वाला व्यक्ति हाशिमोटो। फोन पर किसी ने बताया कि ओनागा यामुरेई कबीले के एक छोटे मोटे गुंडे से डर गया। वह व्यक्ति हाशिमोटो कॉस था जो कोसान क्लब का मालिक था और वह सामने वाले व्यक्ति से वहीं से बात शुरू करने वाला था जहां उसने छोड़ी थी। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि वह किस तरह का मांस खाना चाहता है और क्या वह कुछ पीना चाहेगा। उसके सामने एक महिला जंजीरों में जकड़ी और मुंह पर पट्टी बांधे खड़ी है। बेबस और रोती हुई कॉस खड़ा होता है और कहता है कि वह एक बुरी लड़की है जिसे बुनियादी शिष्टाचार तक नहीं पता। वह उसके मुंह से टेप खींचता है जिससे लड़की को दर्द होता है और सोचता है कि अगला कौन सा दांत निकालेगा ताकि उसे एक और सबक मिले। इतना कहकर वह प्लास से उसका एक दांत खींचता है। उसके बटलर ने उसे चेतावनी दी कि लॉर्ड सुमाने हीरो यामुरेई की स्थिति के बारे में उनसे संपर्क किया है। कॉस ने कहा कि उसने यह काम पहले ही रयोजा के किसी गुंडे को सौंप दिया है और वह खुद बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा किसी भी हालत में। वह जानता है कि उस आदमी का अंत निश्चित है। इसी बीच जेल में फाकी ने हेरोर रोटो के ताबीज के बदले एक पेंडेंट सौंप दिया। वह देखता है कि क्रॉस पेंडेंट के बीच में गाढ़ा आध्यात्मिक द्रव है। वह जानता है कि अगर वह उस द्रव को सिल्वर हार घास पर डालेगा तो उसमें तुरंत फल लग जाएंगे। पेंडेंट लेकर मुख्य पात्र फाकी को उपहार के लिए धन्यवाद देता है। वह चेतावनी देता है कि अब से हाशिमोटो किसी भी नायक के पीछे पड़ेगा और जिस पर भी उसकी नजर पड़ेगी उसका अंत अच्छा नहीं होगा। उसकी रोटो उसे कहती है कि जब तक वह उनके समझौते का पालन करता है तब तक उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाशिमोटो के बारे में एमसी कहता है कि वह उसे अपना अभिवादन जरूर भेजेगा। नेविन विश्वविद्यालय में एक संभ्रांत महिला एक महंगी कार से बाहर निकलती है। ताबीज खरीदने वाली महिला को तब तक विश्वास नहीं हुआ कि लड़का यामुरेई कबीले का निर्वासित है और वह लड़का भी उसी कॉलेज का छात्र है। साकी कॉलेज के अध्यक्ष से नायक के साथ हुई घटना के बारे में बात करती है लेकिन वह इसमें दखल नहीं देना चाहता, लेकिन लड़की उसे कुर्सी से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तभी शिजुरु कमरे में आती है और देखती है कि वे हिरोटो यामुरेई के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच अधीक्षक ओनागा के कार्यालय में पुलिस अधिकारी उस पर गला साफ करते हुए आखिरकार यह आदमी सालों तक पीछा करने के बाद
एक गैंगस्टर को जेल से बाहर जाने दे रहा है। काई अपने बॉस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है। उसका बॉस कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के अपने वरिष्ठ अधिकारी पर अपराध का आरोप लगाना गंभीर अपराध है। काई कहता है कि वह जानता है कि उसका बॉस पर्दे के पीछे युवा पुलिसकर्मी को धमकाते हुए अधीक्षक उसे आदेश देता है कि वह जो कुछ भी जानता है वह बता दे। हालांकि पुलिसकर्मी डर जाता है और कुछ नहीं कहता। उसी समय शिजुरू और साकी कार्यालय पहुंचती हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अधीक्षक गार्ड पर उन्हें न रोकने के लिए गुस्सा करता है। वह सोचता है कि वे कौन है, क्योंकि हिरोटो के पास कोई ठोस समर्थन नहीं था। वह कहता है कि लड़की के दोस्त पर चोरी और मारपीट का शक है और मुकदमे की सुनवाई तक उसे रिहा नहीं किया जा सकता। का कहता है कि यह बेतुका है क्योंकि उस पर इनमें से किसी भी बात का शक नहीं है। मुखिया कहता है कि वह जानकारी लीक नहीं कर सकता क्योंकि वह अधीक्षक है। साकी पूछती है याकुजा के सदस्य वहां क्यों नहीं है। उनागा कहता है कि उसे उन्हें कुछ भी समझाने। शिजुरू उससे कहती है कि वह उसके साथ ऐसा करके देखे और इंतजार करते हुए बैठ जाती है। भ्रष्ट व्यक्ति पुलिस को इन लोगों को हवालात में डालने का आदेश देता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। उन्हें योमुरेई हिरोटो के सहयोगी होने के संदेह में हिरासत में लिया जाएगा और कारुई को एक अपराधी का पक्ष लेने के लिए निलंबित कर दिया गया है और उससे पूछताछ की जाएगी। शिजेरू पूछती है कि अगर डायरेक्टर ओई मनगढ़ंत अपराध गढ़ता रहे तो क्या वो चुप रहेगा। उनागा उसे राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक हस्ती का अपमान करने के लिए धमकाता है, जिससे उसका अपराध और भी गंभीर हो जाता है। शिजेरू कहती है कि वे सुप्रिटेंडेंट उनागा के लिए संयोग रच रहे हैं। चीप चिढ़ जाता है क्योंकि वह मामले को और जटिल बना रही है। वह कहती है कि योमुरेई हिरोटो की समस्या पैसे से हल हो सकती है। उनागा कहता है कि प्रभावशाली लोगों को विशेषाधिकार मिलना सामान्य बात है और वह भी इसका अपवाद नहीं है। वह उस समय की बात करता है जब काया ने उस पर हमला किया था और उसने बहादुरी से उसका मुकाबला किया था। धमकी भरे और चालाकी भरे लहजे में वह कहता है कि अगर वह यह दावा भी कर। शिजेरू पूछती है कि क्या डायरेक्टर ओई ने यह सब सुना और फोन पर वह हाँ कहता है क्योंकि उसने बातचीत के बीच में ही उसे फोन किया था। सुप्रिटेंडेंट यह जानकर डर जाता है कि ओई ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली है। उसका बॉस कहता है कि सत्ता का दुरुपयोग करने और पार्षद के परिवार को धमकी देने के आरोप में ओनागा रिसो को निलंबित किया जा रहा है। जब शिजुरू ने दोबारा अपना परिचय देने को कहा तो ओनागा को एहसास हुआ कि शिजुरू पार्षद के परिवार से है। इसी बीच जेल में मुख्य पात्र आध्यात्मिक तरल से भरा पेंडेंट उठा लेता है। तरल की मात्रा कम देखकर वह समझ जाता है कि वह इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल कर पाएगा। उसे पता चलता है कि कोई उसकी कोठरी में आ गया है और वह सतर्क हो जाता है। शिजुरू को पहचानते ही वह योटो को फिर से देखकर उत्साहित हो जाता है। इसी बीच अमीर आदमी सब कुछ तोड़फोड़ देता है और कहता है कि सब बेकार हैं। एक मौत के कगार पर है और दूसरा जेल की कोठरी में सड़ रहा है, इसलिए वे बेकार हैं। अगर अमा कबीले का निर्देश नहीं माना गया तो उसका सिर भी गिलोटिन पर होगा। अंगरक्षक लॉर्ड अकिमासा से पूछता है कि अब वह क्या करेगा। एमे कबीले के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए वह उससे लड़के को जिंदा वापस लाने को कहता है और कहता है कि वह अपना सबसे अच्छा पहनावा पहनेगा। वह तय करता है कि वह इस कचरे को अपने हाथों से ठिकाने लगाएगा। हमारे नायक ने अपना सारा पैसा सामग्री पर खर्च कर दिया है और पूरी तरह से कंगाल हो गया है, इसलिए वह अपनी सामग्री का उपयोग। इसके साथ ही वह आध्यात्मिक चीज साधना के दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। वर्षों से उसने बादल छाया विधि का उपयोग करके विकास किया है। अब उसकी गति इतनी तेज है कि गोलियां भी हमारे नायक को नहीं लग सकती। उसने भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया है। उसे और अधिक ऊर्जा से भरपूर सामग्री की आवश्यकता होगी। फाकी के अनुसार रेवरा में आध्यात्मिक स्रोत मौजूद है, लेकिन सामान्य रास्ता अपनाना खतरनाक होगा, इसलिए वह फाकी द्वारा दिए गए स्थानीय प्रभावशाली संपर्क से बात करने जा रहा है। खर्च 20 लाख येन आएगा और उसके चालू खाते में तो बहुत कम रकम है। टीवी पर वह एक ऐसे चमत्कारी इंजेक्शन का विज्ञापन देखता है जो जवानी लौटा देता है। यह लोकप्रिय हो गया और इसकी हर खुराक की कीमत बहुत ज्यादा है। हमारा नायक समझता है कि इस दुनिया की औरतें जवानी के प्रति जुनूनी है और उसे इससे पैसे कमाने का मौका नजर आता है। 5 घंटे पहले वह शिजुरू के साथ रात का खाना खा रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पार्षद सुगा की बेटी है, इसीलिए उसका अधीक्षक से सीधा संबंध था। सुगा ने कहा, इसीलिए उसने उसे रात के खाने पर बुलाया। उसने पूछा कि क्या वह सुगो इमारत से परिचित है। हमारा नायक इसे नुमेई शहर में सबसे बड़े सौंदर्य प्रसाधन मुख्यालय के रूप में जानता है। शिजुरू कहती है कि उसका परिवार पूरी इमारत का मालिक है। अगली रात वह अपनी मां के स्वस्थ होने का जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करने वाली है और वह हिरोटो को भी
आमंत वर्तमान में वापस आते हैं। सुगा बिल्डिंग में समलैंगिकता की शुरुआत ऊपर से होती है। हमारा मुख्य पात्र जानता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह आध्यात्मिक गोलियां नहीं बना सकता, केवल औषधियां ही परिष्कृत कर सकता है। इसलिए वह इस निम्न स्तरीय कॉस्मेटिक का काम करके अच्छा पैसा कमाने वाला है। पार्टी में अमीर महिलाओं को देखकर उसे यह अवसर अपने सामने मिल जाता है। शिजुरू के चाचा कहते हैं कि 30 साल की महिला अब जवान नहीं रही और उसे शादी कर लेनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर उसने जल्द शादी नहीं की तो उसका भी हाल उसकी बड़ी बहन मसामी जैसा ही होगा। चाचा मसामी से कहते हैं कि जवानी में स्वार्थी होने के कारण अब बुढ़ापे में वह परिवार के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे सकती। वह यह भी कहता है कि वह बदकिस्मत थी और शिजुरू के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शिजुरू और उसकी मां उस आदमी को चुप रहने को कहती हैं। आखिर दादी के जाने के बाद मसामी ने ही तो उसे पाला था। शिरो कहता है कि वह तो बस सबकी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है और उन्हें शिरो के लिए जल्द से जल्द एक पति ढूंढना होगा। वह सुझाव देता है कि शिरो की शादी उ कबीले के किसी व्यक्ति। मिसामी कहती है कि उसके ऐसा न मानने के अपने कारण हैं, लेकिन वह चिड़चिड़ा लड़का उसे स्वार्थी कहता है और कहता है कि उसकी जवानी की खूबसूरती उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। तभी यामुरेई वहां आकर कहता है कि वह ऐसा कर सकता है। वह कहता है कि शूरो ने उसे खराब माल कहकर उसका अपमान किया। शूरो अपने रोटों पर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि वह कौन है। सुरक्षाकर्मियों को बुलाने लगता है। तभी शिरो बीच में आकर कहती है कि उसने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसने उसकी मां की जान बचाई थी। उसकी मां उसे सीधे धन्यवाद देती है क्योंकि उसने वह ताबीज बेचा था जिसने उसकी जान बचाई थी। हमारा नायक दयालु है और कहता है कि उसे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। शिरो सोचती है कि वे किसी धोखेबाज के झांसे में आ गए थे। अंत में उसका साथी अपना परिचय समय और मूल्य पर केंद्रित शोधकर्ता के रूप में देता है। वह राष्ट्रपति सुगा का व्यापारिक साझेदार भी है। सभी को लगता है कि युवाओं के बारे में उत्पादों के माध्यम से चर्चा होने के बावजूद उसका साझेदार होना और इस माहौल में होना समझ से परे है। इसलिए वह अपने हाथ में पकड़े हुए डिब्बे के अंदर इसका जवाब दिखाने का फैसला करता। शिजुरू की चाची को यह मजेदार लगता है और वह देखना चाहती है कि वह क्या चाल चलने वाला है। वह मसामी के पास जाता है और उसे हाथ देने को कहता है। फिर वह उससे डिब्बे के अंदर रखी चीज लेने को कहता है। शिजुरू चिल्लाने लगता है और उस संदिग्ध गोली में जहर मिलाने का आरोप लगाता है। चाची पूछती है कि क्या इसे पीना सुरक्षित है। शुरू कहती है कि वह भरोसेमंद है और खुद भी गोली लेने का फैसला करती है। उसकी मां भी ऐसा ही करने का फैसला करती है क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी। व्यापारी कहते हैं कि असल जिंदगी में जवानी का कोई अमृत नहीं होता। हमारा हीरो मिसामी के कान में फुसफुसाता है और पूछता है कि क्या वह फिर से जवान महसूस नहीं करना चाहती। आखिरकार वह रो पड़ती है। सभी पुरुष उसे बूढ़ा कहकर उसकी उम्र का अपमान करते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ वह गोली लेती है और निगल जाती है। सुगा परिवार के चाचाओं को विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कर दिखाया। कुछ भी न देखकर वे सोचते हैं कि यह जहर था या कोई धोखा। शिरो बड़े गर्व से उंगली उठाकर कहता है कि उसे पता था कि यह धोखा है। तभी अचानक मसामी के बाल और त्वचा बदलने लगते हैं। इससे सभी साझेदार और परिवार के सदस्य पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं। अमीर बुजुर्ग महिलाएं उनसे कीमत बताने को कहती हैं और उन्हें बेतहाशा रकम की पेशकश करती हैं। वे नीलामी की तरह लगातार बढ़ती जाती हैं। परिवार जानता है कि अगर उन्हें इसके अधिकार मिल गए तो वे सौंदर्य प्रसाधन उद्योग पर फिर से अपना दबदबा कायम कर लेंगे। लेकिन कंपनी डूब जाती है और चाचा कोसेन समूह उत्पाद के अधिकारों के लिए 40 लाख की पेशकश करता है। फिर रिंको समूह 20 लाख की पेशकश करता है। शरीस कहता है कि वह शिजुरू का मेहमान है और यह कोई नीलामी नहीं है। सबको शांत रहने के लिए कहने के बाद वह शिजुरू के रोटो से व्यापार की बात करने चला जाता है। शरीस 30 लाख की पेशकश करता है और बिक्री का 7,030 हिस्सा देने का प्रस्ताव रख। शिजुरू का कहना है कि होशिसु परिवार के संपर्कों से उसे बहुत मदद मिलेगी। हालांकि शिजुरू का कहना है कि होशिसु परिवार के अब कोई संपर्क नहीं है। शेरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वे परिवार हैं और उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। शिजुरू कहता है कि जब उसने दादी के 160 मिलियन रुपये गंवा दिए तब उसने परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं की। कबीले के धन को निकालते हुए बैंक उनसे पत्र मांगता है और पूछता है कि क्या उन्हें उनकी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। शिजेरू की मां पूछती है कि क्या उसने उसकी मां की कंपनी को बर्बाद कर दिया है। शिरो हैरान होकर पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला। लड़की जानती है कि वह कार्यक्रम में उसकी मां का सारा पैसा हड़पने आया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनकी दादी के। बिना पूंजी के उसके पास वो 30 मिलियन भी नहीं है। जब वो उस पर अपनी मां को धोखा देने का आरोप लगाती है तो शिरो कहता है कि यह सच नहीं है। वो घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है और भाई बहन होने का नाटक करता है। नाराज होकर वो कहती है कि उसने उसे निराश किया है और उसने उसकी कंपनी में इसलिए मदद की क्योंकि उसने कहा था कि वो बदल गया है।
घुटनों पर बैठकर खुद। लेकिन वह कहती है कि वह उसकी स्वार्थपरता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार उसने उनकी मां की विरासत को बर्बाद कर दिया। वह कुर्सी से उठ खड़ी होती है और उसे अपनी गलती सुधारने के लिए कहती है। हैरान होकर शिरो पूछता है कि क्या वह उसे कंपनी के कारोबार से बाहर कर रही है। शिजुरु उसे दो विकल्प देती है, या तो अदालत का सामना करे और जीवन भर अपने किए की। सुगा यामुरे से कहता है कि इस पार्टी में असली पेशेवर लोग हैं जो व्यापार कर सकते हैं। वह कहता है कि वह उन्हें हमारे नायक से मिलवाएगा। 40 मिलियन उसके लिए उचित है और उसे 80% हिस्सा रखना चाहिए, लेकिन उसे सावधान रहना होगा क्योंकि वहां हर कोई लालची है ही। रोटो को उस पर भरोसा है कि वह व्यापार संबंधी मामलों को संभाल लेगी। भव्य आयोजन के बाद वह देखती है कि जगह बहुत बड़ी है और वह विनम्रता से कहता है कि यह किराए पर है। वह उसे सवारी देने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि इससे उसे लंबी पैदल यात्रा से छुटकारा मिल गया। तभी महिला कहती है कि वे दोस्त हैं और उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जब वह हैरान होता है उसने उसे दोस्त कहा तो शिजेरु एक दोस्ताना मुस्कान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत। उसके पहुंचते ही उसे द्वारा भेजे गए गुंडे ने उसे फोन किया और चेतावनी दी कि वह एक औरत के साथ आ रहा है। उसे को यह मौका अच्छा लगा और उसने उन्हें उस औरत को पकड़ने का आदेश दिया। उसने सोचा कि अगर उसे थोड़ी सी भी निराशा मिल जाए तो लॉर्ड सुमा संतुष्ट हो जाएंगे। उसे उम्मीद थी कि उन्हें वह तोहफा पसंद आएगा जो उन्होंने छोड़ा था। हमारा नायक उस छोटे वह अपना उपचारक ताबीज फेंकता है और देखता है कि वह सांस ले रहा है और इस ताबीज से उसकी जान बचा सकता है। हालांकि ठीक उसके ऊपर एक आदमी मुंह में चाकू लिए छत से लटका हुआ है। वह हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मुख्य योद्धा चकमा देकर पलटवार करता है, जिससे बाकी गुंडे हैरान रह जाते हैं और वह अपने कुत्ते को छिपने का आदेश देता है। फिर वह बाकी गुंडों की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वे एक एक करके मारे जाना चाहते हैं। वे सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा जॉन विक पहले वाले को ढेर कर देता है। दूसरा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर वह एक याद बनकर रह जाता है। गुंडे अपनी योजना बदलते हैं और उस पर गोलियां चलान। इसी बीच वह सन की गोरा आदमी कुछ घिनौनी हरकतें करने के लिए औजार उठाने लगता है। वह शिजुरु की ओर बढ़ता है जो डर से रो रही होती है। वह सन की उससे पूछता है कि क्या वह सचमुच शिजुरु सुगा है। केजी सुगा की बेटी। अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके सभी साथी हार गए हैं। यह जानकर वह दंग रह जाता है कि वे हेरोर रोटो को नहीं। यामोरी की आवाज सुनकर वह कहता है कि उसे लोगों को चौंकाना बखूबी आता है। गोरी लड़की हमारे नायक को चेतावनी देती है कि उसने सुगा परिवार की बेटी का अपहरण कर लिया है। हमारा नायक कहता है कि वह वहां जा रहा है और उसे हिदायत देता है कि वह उसके साथ कुछ न करे और निर्दोष लोगों को इस मामले में न घसीटे। फोन पर कहा हमारे नायक को उसकी योजना बिगाड़ने के। यामुरे गुस्से में फोन को हाथों में मसल देता है और हाशिमोटो को ढूंढने का वादा करता है। कौसे इस वीडियो के लिए एक ट्रेलर बनाने की योजना बना रहा है। वह उसके मुंह से टेप हटाता है और उसके गार उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। चिढ़कर पूछता है कि क्या आपात स्थिति है और उसके गार बताते हैं कि गोदाम में आग बुझाने की प्रणाली सक्रिय हो गई है। गोदाम के अलार्म हटवा दिए थे ताकि पुलिस के आने पर उन्हें कोई परेशानी न हो। उसी क्षण महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह बहुत थक चुकी होती है। तभी अचानक से गार टक्कर के झटके से हवा में उड़ जाते हैं। पूरी ताकत हो चुकी महिला हेरोर रोटो यामुरे को पुकारने लगती है, यह सोचकर कि वही है 1 घंटे पहले फोना की आधी रात को रयुजा को परी। फोन पर कोई जवाब नहीं मिला और उसने अपनी बाइक उस जगह रोक दी जहां उसे सही पता होना चाहिए था। फोनाकी को लगा कि कहीं वह यायामुरे के घर के सामने तो नहीं खड़ा है। तभी उन्होंने हाशिमोतो को बताया कि हियोतो यायामुरे घर वापस आ गया है और फोनाकी ने यह सुन लिया। वह उनके पीछे गया और उसने उन गुंडों को देखा जो आरएमसी को खत्म करने की योजना बना। इन्हें देखा कि कैसे से ने हिरोटो की महिला का अपहरण किया और उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने हिरोटो के घर पर हत्यारों को भेजा। उसने सुगा को ले जाने वाली कार का पीछा करना शुरू किया और नायक को उसके निर्देशांक भेजे। इसी बीच उसने अपने घर में मौजूद एक हत्यारे से पूछताछ की और उससे सब कुछ उगलवा लिया। हिरोटो ने फोनाकी से अपने दोस्त का अपने गार्डों पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उनसे गोदाम के फायर अलार्म काटने को कहा था। वह कहता है कि वह जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है और उन्हें सतर्क रहने को कहता है, जबकि फाकी पहले ही अंदर घुस चुका है। उसके सुरक्षाकर्मी लड़कियों के अपहरण और उसकी मांगों को लेकर इस पूरी स्थिति पर शिकायत करते हैं। तभी उनकी नजर एक हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ती है, जिससे उससे पूछते हैं कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है। चेहरे पर खौफनाक भाव लिए वह उन्हें धैर्य रखने को कहता है और अपनी अपार शक्ति से उन पर हमला कर देता है। वह पहरेदारों को दूर फेंक देता है और मुक्कों से उन्हें ढेर कर देता है। सुगा के कमरे में पहुंचकर जहां सुगा को लगता है कि वह हिरोटो है, फाकी को एहसास होता है कि यायामुरे पर उसका एहसास
कार उसके सामने वाले दरवाजे के पीछे बगीचे में खड़ी है और वह जानता है कि वे जल्द ही सुरक्षा प्रणाली की जांच करेंगे। तभी अचानक उसके पैर में एक गोली लगती है और वह महिला को गिराते हुए जमीन पर गिर जाता है। का कहता है कि उसकी निशानेबाजी में जरा भी कमी नहीं आई है और उसका निशाना सटीक था। फाकी सोचता है कि वे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए और वह इस हालत में कैसे पकड़ा गया। हाशिमोतो कहता है कि उस आदमी ने उसके महल में इस तरह आने की हिम्मत कैसे की। हट्टे कट्टे आदमी और का की मुलाकात काफी समय से नहीं हुई थी और वे इस बात का जिक्र करते हैं। का को लगता है कि आज का दिन बढ़िया है क्योंकि सब लोग उससे सजा पाने के लिए ही यहां आए हैं। इसे वह स्थिति को लेकर उत्तेजना से कांपने लगता है। फाकी को लगता है कि वह गलत है और उसके हाथों पिटने के बाद वह ऐसा नहीं कहेगा। इसी बीच बाहर हमारा नायक आता है और पहरेदार उसकी उपस्थिति को भांप लेते हैं। वह आक्रामक रूप में प्रकट होता है, गुस्से से लाल आभा बिखेरता हुआ। पहरेदार पूछते हैं कि क्या वे उसकी मदद कर सकते हैं और नायक बिना कुछ कहे ही उन पर एक आदमी का चेहरा बुरी तरह तोड़ देता है, जिससे वह उड़कर सामने का गेट तोड़ देता है। अगला जो उस पर हमला करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है और वह एक ही वार में उसे हरा देता है। फिर बिना किसी खास परेशानी के उन सभी को एक साथ ढेर करना शुरू कर देता है। उसी समय फोनाकी को सभी गारों का सामना करने में मुश्किल होती है और वह घायल। उसे लगता है कि उसे यह नौकरी नहीं लेनी चाहिए थी और वह एक लड़की को भी नहीं बचा पाया। का कहता है कि उस आदमी को मारने के बाद वह अपने बच्चों और पत्नी को दूसरी दुनिया में अपने साथ रहने के लिए भेज देगा, लेकिन उससे पहले वह मनोरोगी उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की योजना बना रहा है। तभी एक धमाके से सामने का दरवाजा खुल जाता है और हाशिमोटो वह सोचता है कि यह किसने किया और धुएं के पीछे एक परछाई दिखाई देती है। हमारा नायक कहता है कि यमराज ने उसे कौस को पाताल लोक ले जाने के लिए भेजा था। फाकी कहता है कि बच्चे ने बहुत देर लगा दी और अपने साथी को एक उपचार ताबीज देते हुए कहता है यह पिछली बार की तरह ही काम करेगा। गार्ड और हाशिमोटो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और नायक भाग गोलियों से बचता हुआ, क्योंकि दूसरे चरण के साधक पर गोलियां बेकार होती हैं। काउस उसकी तेजी देखकर दंग रह जाता है और उसके तुरंत बाद दो और लोग ढेर हो जाते हैं। ये देखकर गोरा लड़का डर जाता है और पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। हाशिमोटो को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह भी भागना चाहता है क्योंकि वह किसी मार्शल आर्ट के जानकार की तरह फुर्तीला है। हताश होकर वह लिफ्ट का बटन तेजी से दबाने लगता है ताकि लिफ्ट जल्दी आए और वह लिफ्ट नहीं आती और उसका एक गार्ड दरवाजे से जा टकराता है, जिससे गोरा आदमी सदमे में आ जाता है और हिरोटो को शांत होने के लिए कहता है। वह इशारा करता है कि उसे खत्म करने वाला लॉर इमा है और कौस उसी की सुरक्षा में है। हमारे हीरो ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था और कहता है कि गोरा आदमी इतना कष्ट सहेगा कि वह मरने की इच्छा करेगा। डरा हुआ हाशिमोटो अनजाने में बता देता है कि अमितानी कबीले की बेटी के साथ संबंध बनाने के कारण एलर, जो उसे जान से मारना चाहता है। मुख्य पात्र अपनी यादों को खंगालता है, लेकिन उसे सेत्सु अमितानी के साथ कोई भी घटना याद नहीं आती, इसलिए उसे लगता है यह सब एक साजिश हो सकती है। कोसी कहता है कि यह सब केवल अमितानी कबीले ने ही रचा होगा और हियोटो को कोसी कहता है कि अगर वह उसे जाने देगा तो वह उसकी तारीफ करेगा और उसे बाद में इसका महत्व समझ आएगा ही। रोटो उसे तुच्छ समझता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और फिर उसे घसीटते हुए उस जगह का दरवाजा तोड़ देता है। हमारा नायक उन महिलाओं को पाता है जिन्हें उसने अगवा किया था, एक चाकू उठाता है और वह चाकू उनके सामने जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि औरतें खुद तय कर ले कि वे उसके साथ क्या करेंगी। घायल हाशिमोतो यह कहने की कोशिश करता है कि उसके पास एमसी की मदद करने के लिए पैसे और अहमियत है, लेकिन यामुरेई को कोई फर्क नहीं पड़ता और औरतें चाकू छीनकर उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं, यह कहते हुए कि उन्हें उसके पैसे नहीं चाहिए। उन्हें उसके बाद पुनर्जन्म लेने वाला वह व्यक्ति अपने हरे ताबीज से सुगा को ठीक कर देता है। हमारा हीरो फाकी को जाने के लिए कहता है। आखिर उसने पुलिस को फोन कर दिया है और वे रास्ते में है। वह कहता है कि सुगा को पुलिस के हवाले करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वह तुरंत वापस आएगा। फाकी जानती है कि उसके पास वह जानकारी है जिसकी उसे जरूरत है और वह जान हमारा हीरो कहता है कि वह आईएमए कबीले की जांच करेगा और उन्हें खत्म कर देगा। हमारे हीरो ने हाशिमोटो को हरा दिया, लेकिन सुमा अभी भी कहीं बाहर है, इसलिए उसने कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वह जल्द से जल्द उसका पता लगाकर उसे खत्म करने जा रहा है। अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और वह सोचने लगा कि इस समय कौन आया है। उन्हें राष्ट्रपति सुगा की ओर से निमंत्रण मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि तैयारियां पूरी होते ही वे रवाना हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आता कि राष्ट्रपति सुगा का क्या मतलब है। वे उन्हें फोन करके निमंत्रण मिलने की जानकारी देते हैं और पूछते हैं कि सूट किस लिए है। राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण पत्र के अंदर देखने के लिए कहती है, जिसमें लिखा होता है कि यह हाशिसु परिवार
हमारे मुख्य पात्र को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उन्हें हाशिसु पार्टी में आमंत्रित किया गया है। शिजुरु का कहना है कि जुरान गोली बेचने से वे परिवार के करीब आ जाएंगे और नुमेई शहर के फार्मा बाजार पर उनका दबदबा हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनकी पूर्व मंगेतर भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। उन्हें एहसास होता है कि वह अतानी वंश की युवा प्रेमिका सूट पहनकर हाशिसु परिवार की पार्टी में जाता है। वहां उसकी नजर मिस्टर पियर्स और किटारो पर पड़ती है, जो केंटा समूह के सदस्य हैं और शहर के व्यापारिक जगत के बड़े नाम हैं। हमारा मुख्य वक्ता उनसे पूछता है कि क्या वे भी आज रात हाशिसु परिवार के करीब आना चाहते हैं। हालांकि प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। लोग व्यापारिक संबंध बनाने की उम्मीद से इस पार्टी में आए थे। उसी क्षण हाशिसु परिवार के मुखिया अमातानी सेत्सु, जो हमारे पुनर्जन्मित पात्र हैं, वहां पहुंचते हैं और उनके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वह हारुतो की पूर्व मंगेतर के शरीर की असली मालकिन है। परिवार की मुखिया हाशु नाना सेत्सु के बगल में बैठी है और मुख्य पात्र को वह सोचता है कि क्या वह भी एक साधिका है और क्या इस दुनिया में उसकी साधना की विधियां भी अनूठी हैं। उसे लगता है कि वह बहुत आत्मविश्वासी होगी। आखिर वह अपनी ऊर्जा को छिपा नहीं रही है। अगर वह वही है तो उसे इसके बारे में जरूर पता होगा और वह बाद में उससे पूछेगा। शिजुरु अपनी मौसी से बात करने जाती है और उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत आखिरकार उसने सुना कि वह कोमा से बाहर आ गई है और ठीक लग रही है। शिजुरु उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद देती है और सेगा कहती है कि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है। वह कहती है कि उसने अपनी मां के लिए जुआन की गोली खरीदी है और उन्हें अपने हाथ में नवीनतम मॉडल दिखाती है। वह इसका प्रचार करते हुए कहती है कि यह आपको हमेशा सुंदर बनाए रखती है और नाना ने लोगों को पता चलता है कि यह आखिरी बची हुई गोली है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। नाना को इसकी गुणवत्ता अच्छी लगती है और इसीलिए इसे आध्यात्मिक गोलियों का शिखर कहा जाता है और यह कहीं और नहीं बिकती। वह पूछती है कि इस गोली को किसने बनाया है और हिरोटो अपने दोस्त और साथी से मिलवाता है। जब सेत्सु हिरोटो याइमुरेई का नाम सुनती है तो वह चौंक जाती है। नाना हैरान है क्योंकि वह उसे बचपन से जानती थी और अब वह काफी बड़ा हो गया है और एक आदमी बन गया है। वह कहती है कि यायामुरेई कबीले में प्रतिभा को पहचानने की कोई समझ नहीं है। आखिर उस लड़के ने इतनी कम उम्र में ही औषधि तैयार कर ली थी। सेत्सु नाराज होकर कहता है कि उसके कौशल इस परिवार के किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि उनकी हैसियत के हिसाब से उन्हें एक प्रतिष्ठित परिवार ने माना साधना विधियों में महारत हासिल कर ली है, भले ही वे उसकी दुनिया की तुलना में कितनी भी भयानक क्यों न हो। नाना पूछती है कि उसका गुरु कौन है, जिससे हमारे नायक को एक लाल बालों वाली महिला की याद आती है। लेकिन वह कहता है कि यह सिर्फ एक शौक है और उसका कोई गुरु नहीं है। और जब वह और कुछ कहने ही वाला होता है तभी एक आदमी उसके कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन वे बताते हैं कि वह सुमा परिवार का एक सदस्य है और पिछले साल किजू की पार्टी में आया था। नाना उसके आने से खुश है और उसे जो कहकर पुकारती है। हमारा नायक सतर्क रहता है क्योंकि उसे अपने दुश्मन की कही बात याद है। उस आदमी ने कहा था कि अगर उसने नाना के जन्मदिन पर कुछ गलत किया तो सेतु उससे नाराज हो जाएगी। नाना सुगा परिवार जब वह उससे पूछता है कि वह कौन है तो सुमा जो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। फिर वह कहता है कि उसने नायक के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं और पूछता है कि वह कौन है। उसे पता नहीं चलता कि वह नाटक कर रहा है और सोचता है कि वह कब तक अनजान बने रहने का नाटक करेगा। हाशिमोतो के अनुसार सुमा जो एक साधक होने का हाथ मिलाने के बाद जो कहता है कि हिंदी यायामुरेई से मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर वह सेत्सु का अभिवादन करता है और हमारा मुख्य पात्र उसे अजीब सा पाता है क्योंकि बातचीत के दौरान उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई और उसे लगता है कि वह कोई साधक नहीं है। यहां तक कि जब उसने उसका नाम सुना तब भी उसे सुमा से कोई घातक भावना नहीं महसूस हुई। रात का खाना शुरू होता है और सभी सजे धजे लोग एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। एक सजे धजे आदमी ने सबको खाने के बाद हॉल में नाचने के लिए बुलाया। दूल्हा दुल्हन धीरे धीरे नाचने लगते हैं और बाथरूम में बैठा एमसी अभी भी इस बात के बारे में सोच रहा है कि जो एक साधक नहीं है। वह सोचता है कि क्या उसके साथ धोखा हुआ है और उस गोरे आदमी ने एक अनजान आदमी आकर शिजुरु को नाचने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। कोई उसे बताता है कि शिजुरु सुगा कुल की युवा रखैल है और उसके साथ नहीं नाचेगी। जो भी उससे पूछता है वह ठुकरा दिया जाता है, यहां तक कि काटागरी परिवार के वारिस को भी उसने मना कर दिया। ठीक उसी समय जब वह आदमी यह बता रहा होता है कि वह किस तरह के आदमी को स्वीकार करेगी, उसका दोस्त उस दृश्य की ओर इशारा करता है जिसने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया है। शिजुरु हिरो यायामुरेई को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करती है। इसी बीच जो पार्टी छोड़कर लिमोसिन में बैठ जाता है वह अपने गार्डों को आदेश देता है कि किसी को भी उसके पास न आने दें। गार उसकी बात मानते हैं और सुमा गाड़ी चलाकर निकल जाती है। गार सोचते हैं कि जो उन्होंने सुना है
कि जो के गार्डों का सिर कलम कर दिया जाता है और उसके बाद वे अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचान पाते। उन्होंने ये भी सुना है कि गार्डों को रोज बदला जाता है और आखिरी गार्ड अचानक गायब हो गया। सुमा को सेत्सु के सामने ही दूसरी औरत का हाथ पकड़ने पर थप्पड़ और डांट पड़ती है। वह आदमी माफी मांगता है, लेकिन सोने की अंगूठियां पहने एक आदमी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ता है और कहता है कि वह उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसमें अभी भी थोड़ी सी भी उपयोगिता बाकी है। लेकिन अगर वह एक साधारण काम भी नहीं कर सकता तो उसे जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा। यह असली सुमा जो है कबीले का वंशज, न कि वह धोखेबाज जो पार्टी में गया था। असली लॉर्ड जो कार से उतरता है और दो गारों को हॉल तक अपने पीछे आने का आदेश देता है। गार्डों ने गौर किया कि अफवाहें सच थीं और सुमा के साथ कार से केवल एक ही व्यक्ति उतरा। सोच रहे हैं कि लिमोसिन में क्या हुआ और हम देखते हैं कि भेस बदले हुए जो को पिछली सीट पर बांधकर पूरी तरह जकड़ दिया गया है। पार्टी में वापस आकर असली जो सेत्सु से माफी मांगता है क्योंकि उसे कोई जरूरी काम आ गया है। वह देखता है कि शिज़ुत्सुगा एक आदमी के साथ नाच रही है और उसे यकीन नहीं होता आखिर उसने उस आदमी को कभी नहीं देखा जिसके साथ वह अभी नाच। दोनों पियानो की धुन पर नाचते हैं और एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। तभी हमारा मुख्य किरदार उसे अपने करीब खींच लेता है और वह कहती है कि वह बहुत अच्छा नाचता है। वह कहती है कि अगर उन्हें होशिसु कबीले को जुयान की गोली बेचनी है तो उसे पार्टी के माहौल में ढलना होगा। शरीर के मूल स्वामी ने बॉलरूम डांस सीखा था और साधना के दूसरे चरण के कारण। नाना पूछती है कि क्या सेत्सु को उस लड़के के अद्भुत नृत्य कौशल के बारे में पता नहीं था और सेत्सु कहती है कि भले ही वह अच्छा नर्तक हो फिर भी वह एक आम आदमी ही है। नाना देखती है कि वह लड़की सब कुछ ध्यान से देख रही थी। जोमोरे को भी पता चलता है कि यामोरे में भी नृत्य की प्रतिभा है। सुमा नाना को बताता है कि वह अभी अभी हर्टो से मिला है और नाना को इस अमा कबीले की शक्ति के बावजूद। नाना पूछती है कि क्या वह बागी बच्चे के अतीत की छानबीन नहीं कर सकता। सुमा कहता है कि वे नौमी शहर में कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते क्योंकि यह होशिसु कबीले का इलाका है। नाना सोचती है कि तरीका मायने नहीं रखता। आखिर हिरोतो की रसायन विद्या में प्रतिभा असाधारण है। वह बस उसकी क्षमता को कबीले के भविष्य से जोड़ना उसे अब और दुनिया में बेकाबू नहीं छोड़ना चाहती। सुमा को लगता है कि नाना उसे धमका रही है और अगर सेत्सु वहां न होती तो वह उसे बहुत पहले ही रास्ते से हटा देता। वह सोचता है कि हिरोतो यामोरे जैसे निकम्मे आदमी का क्या करे। मेहमान मुख्य किरदार द्वारा नायक की पूर्व पत्नी को परेशान करने की बातें करने लगते हैं, ये कहते हुए कि वह उसी क्षण जा रही है और जैसे वो डिब्बे में बची आखिरी कुकी हो वैसे ही वो झट से बोल पड़ती है कि उसके करीब आना बेकार है। हमारा नायक सोचता है कि नीले बालों वाली लड़की क्या कह रही है। चिढ़कर लड़की सोचती है कि गोलियां बनाने से वो अमीर नहीं बनेगा, बस उसके गुजारे ही पूरे होंगे। हमारा नायक शराब का एक घूंट लेता है और कुछ नहीं कहता, जबकि वो उससे कहती है कि खुद पर ध्यान दो। हितो ने तीखे शब्दों में जवाब देते हुए पूछा कि वह अपनी इस छोटी सी बात में किसके बारे में बात कर रही है। लड़की ने कहा कि वह जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है वह जानबूझकर नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इसे नियंत्रित करना नहीं आता। लड़की चौंक गई और पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। उसने उसे चेतावनी दी कि जबरदस्ती साधना करने से ऊर्जा का अवशोषण ते। वह पूछती है कि एक साधारण इंसान को यह कैसे पता चल सकता है और मुख्य पात्र कहता है कि वह उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। लड़की उसके इस बेबुनियाद आरोप पर विश्वास करने को तैयार नहीं दिखती ही तो उससे कहता है कि वह जो चाहे मान ले और अगर वह मना कर दे और अपना शरीर खो दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार लड़की के पास समय कम है और वह उसे जो से कुछ पूछना है। जब वह उसके कान में फुसफुसाकर अपनी बात कहता है तो ईर्ष्यालु आदमी दूर से गुस्से से देखता रहता है। पार्टी खत्म होने पर सभी जोड़े अपनी अपनी कारों की ओर चल पड़ते हैं। नाना उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। जब वे साथ जा रहे होते हैं उसे जुआन गोली में दिलचस्पी है और वह उनसे थोड़ी देर बात करने का अनुरोध करती है। उसने देखा कि वह व्यक्तिगत रूप से बात करने आई है तो उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ गोली से ज्यादा कुछ चाहती है। वह कहती है कि नायक और सुगा में बहुत कुछ समानता है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा ने उसके पूरे जीवन का फैसला करना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से उसे एक साधक के रूप में मान्यता मिली और उसने उन बंधनों को तोड़ दिया। नाना उसे यह इसलिए बता रही है क्योंकि उसने सेत्सु की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सकता। शिजुरु की मां की तरह इस महिला पर भी कोई इलाज काम नहीं करता, इसीलिए वह लड़की को बचाने के लिए हमारे हीरो की मदद चाहती है। आंटी नाना पारंपरिक चिकित्सा संघ की अध्यक्ष हैं और डॉक्टरों से भी ज्यादा अपने गुरु पर भरोसा करती हैं। हालांकि यह सच है कि वह गोलियों के अलावा ताबीज भी बना सकता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जिस महान व्यापारी की बात हो रही थी वह वही था। हमारा नायक इसकी तुलना रुई महाद्वीप से करता है जहां साधना के तरीके आदिम थे। इसके अलावा नाना को भी
उसके पास मौजूद गोली में दिलचस्पी है और वह होशिसु कबीले की ओर से उससे व्यापार करना चाहती है। आंटी के नियंत्रण में आने के बाद गर्भनिरोधक गोलियों से होने वाला मुनाफा 10 गुना बढ़ गया। सुगा के अनुसार आंटी ने सेत्सु के लिए आधिकारिक तौर पर मदद का अनुरोध किया क्योंकि वह एक दयालु कोमल लड़की है जो बचाए जाने की हकदार है। जब शादी रद्द हुई तो उसने एक बार विद्रोह किया और यह जानकारी मुख्य किरदार को चौंका देती है। सुमा हवेली से बाहर निकलता है और उसके जाने से पहले सम्मान व्यक्त करने के बाद वह यामुरेई और शिजुरु को उसके साथ देखता है। वह हमारे नायक को धन्यवाद देता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कहता है कि अगर उनकी मुलाकात फिर से हो तो उसे बहुत खुशी होगी। उसका रोटो कहता है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है और वे जल्द ही फिर मिलेंगे। उसी क्षण एमसी सुमाजो को पकड़ लेता है। उसे अपने अंदर से पहले से कहीं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। इसके बाद जो लिमोसिन में बैठता है और उसका अंगरक्षक कहता है कि मैडम सेत्सु की ओर से एक उपहार है। जब वह सेत्सु का उपहार खोलता है तो उसे एक तितली की आकृति मिलती है और वह सोचता है कि इसका क्या अर्थ है। उसे कोई परवाह नहीं है और वह नकली सुमा से कहता है कि वह इसे संभाल कर। उसने देखा कि हिरोटो पहले की तरह ही निकम्मा है। उसने अपनी अंगूठी पहनी और उसमें से बिजली निकलने लगी। फिर उसने मुख्य पात्र के सभी करीबियों को रुकने को कहा क्योंकि वे सब उसके हाथों मरने वाले थे। इसी बीच धोखेबाज ने तितली की आकृति वाला डिब्बा पकड़ रखा था जो हरे रंग से चमक रहा था। तभी हमें पता चला कि हमारा मुख्य पात्र यह सब सुन रहा था। दृश्य दूसरे स्थान पर जाता है जहां नाना कुछ फूलों का विश्लेषण कर रही होती है। तभी अचानक कोई प्रकट होता है और उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है जिससे वह तुरंत पीछे मुड़ जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक व्यक्ति कहता है कि उसे 100 जड़ी बूटियों के संप्रदाय के प्रतिभाशाली कहे जाने वाले व्यक्ति से यही उम्मीद थी। गंभीर चोटों और साधना के नष्ट हो जाने के बावजूद नाना पूछती है कि यह साधक भिक्षु कौन है जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया है। अगर वह सिर्फ दुश्मन है तो वह भागने की योजना बना रही है, लड़ाई नहीं करेगी। भिक्षु जानता है कि वह होशिसु कबीले की मुखिया है और उसे यकीन है कि वह भागने की योजना नहीं बना रही है। कहावत है कि शेर खरगोश का शिकार करते समय भी अपनी पूरी ताकत लगाता है अपनी शक्ति कम होने के बावजूद। नाना देखती है कि वह सतर्क है और पूछती है कि उसका मकसद क्या है। भिक्षु चाहता है कि वह उनके साथ चले और कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। एक और भिक्षु आता है और सोचता है कि उसके हाथ पैर तोड़ना ज्यादा आसान होगा। नाना एक ऐसे पौधे को छूती है जिससे एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। वह कहती है कि वह उनका अच्छे से मनोरंजन करेगी। दुबला पतला भिक्षु अपनी नाक और मुंह ढक लेता है और यह समझने की कोशिश करता है कि हवा में फैली वह बैंगनी धूल क्या है। मोटा भिक्षु अपना मुंह ढक लेता है और देखता है कि उसमें जहर है। जब तक वह अपने मुंह में हरी घास रखेगी जहर का असर उस पर नहीं होगा। यह जहर उसे सोचने के लिए कुछ समय देगा और वह मौका रहते भागने की कोशिश करेगी। लेकिन लाल आंखों वाली एक काली परछाई उस पर झपटती है और उसे पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि सूट पहने जो आदमी प्रकट हुआ है वह गुप्त छाया पंथ से है। वह आदमी कहता है कि यह सच है कि वह गुप्त छाया संप्रदाय से संबंध रखता है और उसने उस दिन 100 जड़ी बूटियों के संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। नाना कहती है कि वह दिन अभी नहीं आया है और अभी वे किसी भी हालत में। जब वह उसका चेहरा देखती है तो जो देखती है उससे दंग रह जाती है। अमाजो यानामुरेई के चेहरे के साथ कह रहा है कि वह होशु कबीले के नेता का खात्मा करने जा रहा है। इसी बीच गार्ड ड्यूटी बदलने का फायदा उठाकर खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि वे क्या खाएंगे और मास्टर जो क्या खाना चाहेंगे। कमरे से बाहर निकलकर वह परछाई वाले बादल के सहारे आगे बढ़ता है। हाथ में हरी तितली लिए वह अम्मा जो के कमरे में प्रवेश करता है। वह तितली को छोड़कर अपने लक्ष्य की उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी वहां नहीं है। इसी बीच नकली जो एक कमरे में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा है और टीवी शो देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसे सिर्फ सुमु जो जैसा दिखने के कारण इस तरह के बुरे बर्ताव को सहना पड़ रहा है। उसे असली जो से मिली धमकियां याद आती हैं जिसमें उसने कहा था कि अगर किसी को उनके धोखे के बारे में पता चल गया तो वो उसे मार डालेगा। असली जो ने उसे सिर्फ एक नकली इंसान बनाकर जिंदा रखा है और वो कभी असली नहीं बन पाएगा। नाराज होकर उसने उस आदेश का पालन न करने का फैसला किया जिसमें उसे दिया गया डिब्बा खोलने से मना किया गया था। इसलिए उसने डिब्बा नकली व्यक्ति को समझ नहीं आता कि यह क्या है और उसके पीछे मुख्य किरदार प्रकट होता है। वह पूछता है कि क्या उसने उसे पहचाना और अब उसे समझ आता है कि उसे आध्यात्मिक बुद्धि का एहसास क्यों नहीं हुआ। जैसे ही वह करीब आता है वह कहता है कि वह नकली है और पूछता है कि असली जो कहाँ है कहीं और। हम देखते हैं कि कुछ अतिरिक्त कलाकार मुख्य किरदार के आने का इंतजार। इसका मतलब है
कि कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति इन परिवारों का समर्थन कर रहा है, क्योंकि कमजोर ऊर्जा वाली दुनिया में इस तरह का पात्र बनाना असंभव होना चाहिए। लेकिन अगर सुमा परिवार के पास आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है तो कहानी बदल जाती है। जैसे ही वह इस समस्या का समाधान करेगा, वह जल्द से जल्द ऊर्जा के स्रोत की खोज करेगा और अपनी शक्ति बढ़ाएगा। गूंडे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया। वे कहते हैं कि किसी ने उन्हें उसे मरवाते देखने के लिए बहुत सारा पैसा दिया है और वे उससे पहले उसे थोड़ा परेशान करना चाहते हैं। लेकिन जब एमसी उन्हें घूरकर देखता है तो वे पहले से ही कांपने लगते हैं। उनका सरदार बाकी लोगों को उस पर हमला करने का आदेश देता है और वे हाथों में हथियार लिए गिरोह का सरगना सोचता है कि उनकी हार नामुमकिन है। आखिर उसने इस काम के लिए अपने सबसे बेहतरीन और कुशल आदमियों को बुलाया है। पलक झपकते ही हमारे हीरो के वार से वे सब पीछे की ओर गिर पड़ते हैं और उसका सरगना उसकी अथाह ताकत देखकर दंग रह जाता है। हमारा नायक अपने हाथ में शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक और मुक्का मारता है और एक पिता को यह असंभव लगता है और वह सोचने लगता है कि क्या वह खुद भी इंसान है। हमारा नायक पूछता है उन्हें उस पर हमला करने का आदेश किसने दिया था। इसी बीच नाना हाशिसु के घर पर लड़की सेत्सु अपने अंगरक्षकों के साथ घटनास्थल की जांच कर रही है। उनमें से एक अंगरक्षक छत पर लगे कैमरों को रात करीब 1:00 बजे का दृश्य दिखाता है, जब दो भिक्षु रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो जाती है जब वे छत के रास्ते घर में घुस रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि नाना का अपहरण हो गया है। 3 अपराधी थे और उनमें से एक ने उस आदमी के चेहरे की एकदम साफ तस्वीर ले ली थी। वे कहते हैं कि वह उस दिन पार्टी में था और वह यामारी हिरोटो है और सेत्सु को इस पर यकीन नहीं होता। वह अपनी कार और उस वीडियो क्लिप वाला फोन लेकर एक घर की किसी ने उसे पता दिया और वह बताए गए स्थान पर चली गई। घर के सामने खड़ी यामारी पर गुस्से से भरी वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाली थी कि उसने उसके रिश्तेदार पर हमला किया था। तभी एक टूटे हाथ वाला आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे अपने रोटो से कोई काम निपटाना है। अपनी चाची के अपहरण से नाराज होकर वह अपने अधीनस्थ को उसे उसके पास ले जाने के लिए उसका अधीनस्थ कहता है कि वह इस समय हवेली के अंदर है और उसे रास्ता दिखाता है। वह कई घायल अधीनस्थों को देखती है और सोचती है कि वे आम लोग हैं या नहीं। वह देखती है एक और बुरी तरह पिटा हुआ बटलर हमारे नायक को पानी दे रहा है। तभी उसे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है और वह गुस्से में आकर मुख्य पात्र पर चिल्लाती है, उस पर आरोप लगाती है और मांग करती है कि हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सेत्सु अपनी मौसी के बारे में क्या कह रही है। गुस्से में आकर वह उस पर उंगली उठाती है और उस पर अपनी मौसी के अपहरण का आरोप लगाती है। हिरोटो को पता नहीं था कि नाना का अपहरण हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सेत्सु उस पर शक क्यों कर रही है। सेत्सु उससे कहती है कि नासमझ बनने का नाटक बंद करो। आखिर उसके पास सबूत उसे पता है कि वीडियो में दिख रहे आदमी ने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपना चेहरा बदलकर आंटी नाना का अपहरण किया था। सेत्सु अपनी शक्ति बढ़ाती है और उससे कहती है कि वह उसकी आंटी को तुरंत वापस कर दे, वरना वह अपनी साधना शक्ति का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगी। हमारा मुख्य पात्र कहता है कि वह वहां नहीं था और अपने नए अधीनस्थ से इसकी पुष्टि करने को फिर वह पूछती है कि अगर उसने रात वहीं बिताई थी तो फुटेज में उसका चेहरा साफ कैसे दिख रहा है। हमारा हीरो सुमोजो के साथ एक अलग जगह का वीडियो दिखाता है। वहां बैठे हुए उसका चेहरा उदास लग रहा है, लेकिन यह नकली है। वीडियो में यासुहिरो योसा बताते हैं कि वह सुमोजो है, वह उनका हमशक्ल था और आमतौर पर उनका गार होता था। लेकिन उस पार्टी में वह स्वीकार करता है कि वह दूसरों का रूप धारण करने के लिए एक अंगूठी का उपयोग करता है और केवल कुछ ही स्थानों पर खुद को प्रकट करता है। सेत्सु यह जानकर हैरान रह जाती है कि उसके पास चेहरे बदलने की शक्ति है। हमारा मुख्य पात्र बताता है कि उसके पास एक आध्यात्मिक पात्र है जिसमें यह रूप परिवर्तन करने की क्षमता है। वह यह जानकर दंग रह जाती है कि सुमा के पास जो ने नाना का अपहरण करके उसे चिढ़ाने की कोशिश की ताकि वह आसानी से अपराध का आरोप उस पर लगा सके और फिर उसे खत्म करके सेत्सु प्राप्त कर सके। वह सुमा का पीछा करके उसे फंसाने की योजना बनाती है, लेकिन मुख्य पात्र उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी चाची खतरे में पड़ जाएगी। नाराज होकर वह उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। बस चुपचाप देखते रहो और कुछ मत करो। हमारा हीरो अपनी योजना का इस्तेमाल खुद जो के खिलाफ करने का तरीका जानता है और वह उसे अपनी ही कब्र खुद खोदने पर मजबूर कर देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लॉर्ड सुमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की जीवन ऊर्जा सोखने के लिए कर रहा है। उसे लगता है इन आम लोगों की ऊर्जा सोखना उबाऊ है और वह लगातार ताकतवर होता। यदि वह 100 जड़ी बूटी संप्रदाय के सदस्यों का खून चूस लेता है तो वह छाया कला में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लेगा। यदि वह साधना स्तर 1 तक पहुंच जाता है तो उसे अमा परिवार के मुखिया के साथ स्थान मिलेगा। ऐसा होने पर वह भिक्षु को जैन संप्रदाय में अपने गुरु से मिलवाएगा। भिक्षु उसे धन्यवाद देता है क्योंकि यह उसके लिए सम्मान की बात होगी और दुबला पतला भिक्षु सुमा कहती है कि उसे कोगन मंदिर ले जाया जाए
और अभी उसे मारा न जाए, अपनी जीभ काटकर वह युकी को उसे खत्म करने देगी। कोगन मंदिर में एक आदमी लाकियों से चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें वहां की कलाकृतियों की देखभाल करने का आदेश मिला है। एक गार्ड कहता है कि वे कारों की तरह अधिकारियों के पीछे छिपते छिपते थक गए हैं। फिर बॉस जो आ जाते हैं और सब लोग ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उनके बारे में बात ही नहीं हो रही थी और उनका अभिवादन करते हैं। उन्हें लगता है कि वे निरीक्षण के लिए आए हैं, इसलिए वे उनसे सब कुछ ध्यान से देखने को कहते हैं। वह हरगाया को आदेश देते हैं कि मंदिर से निकलते समय सभी अपने कम्युनिकेटर फेंक दे। आदेश मिलने पर हरगाया हैरान रह जाती है। आखिरकार लॉर्ड जो ने उसे नाम से पुकारा और ऐसा कभी नहीं होता। मंदिर के गार्ड एक वैन लेकर आते हैं और यायामुरे को सुमा ले जाने के लिए कहते हैं और एक नकाबपोश व्यक्ति उसे कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने की चेतावनी देता है। जब उसकी गाड़ी मंदिर पहुंचती है तो सफेद बालों वाला आदमी उनसे दोबारा मिलकर खुश होता है। हमारा मुख्य पात्र पूछता है कि आखिर उसके इसके जवाब में वह कहता है कि उसे इस दिन की उम्मीद नहीं थी क्योंकि निजी पार्टी में भरोसा कायम था। गुस्से भरी नजर से वह यामुरे को निकम्मा कीड़ा कहता है क्योंकि उसने उसके सामने युकी से बात करने की हिम्मत की थी और कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती हाशिमोटो के लिए काम करना थी और उसे खुद ही रोटो को रास्ते से हटा देना चाहिए था। हाशिमोटो उसके लिए काम करता था और यायामुरे यह समझना चाहता है कि वह उसके कारण इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। सुमा का कारण स्पष्ट है, वह हिजुकी की पूर्व मंगेतर है और यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आखिर वह परिपूर्ण है और उसी की होने के लिए पैदा हुई थी, किसी और की नहीं। हमारा नायक यह जानकर हैरान है, इसी वजह से उसका पीछा किया जा रहा है। अपने चारों ओर फैली आध्यात्मिक आभा को देखकर नायक सोचता है कि वह किसी शक्तिशाली शक्ति को आह्वान करने की कोशिश कर रहा है। नैनो होशिसु की जीवन शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। भले ही जीवित रहते हुए वह और उसकी तकनीक बेकार थी। यदि आप उसकी छाया को आत्मसात कर लेते हैं तो आप एक साधक बन जाएंगे और फिर आपको देवता कहा जा सकता है। हमारा नायक पूछता फिर जो को लगता है कि युकी इस समय किसी भी कीमत पर उससे छुटकारा पाना चाहती है और उसने जानबूझकर नाना के अपहरण की रिकॉर्डिंग छोड़ दी, जिसका मतलब है कि उसका अपहरण और उसे ले जाने वाला वही था। और वह कहता है कि अपने चेहरे को युकी के रोटोस में ढालते हुए हमारा हीरो जो कि योजना को समझ जाता है कि वह उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है और यह बात वह जोर से और साफ साफ कह देता है। सुमा को तब तक समझ नहीं आता जब तक कि नकाबपोश गार्ड अपना भेष नहीं उतार देता, जिससे पता चलता है कि वह युकी है और कहती है कि उसने सब कुछ साफ साफ सुना और अब उसे अपनी चाची के अपहरण की सच्चाई पता चल गई है, जिससे वह आखिरकार इले बालों वाली लड़की को वहां नहीं होना चाहिए था। उसे यह सब सुनना चाहिए था। वह दिखावा करता है कि उसकी चाची ठीक और जीवित है और उसने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ उसे डराने के लिए एक मजाक था। युकी को उसके बहाने की परवाह नहीं है और वह मांग करती है कि वे उसकी चाची को वापस लाए क्योंकि वह आध्यात्मिक आभा छोड़ रही है, अन्यथा उसे और अमा परिवार को अपने किए की। वह कहता है कि याओरी ने उसका इस्तेमाल किया और मुख्य पात्र जवाब देता है कि उसने सब कुछ खुद कबूल किया है, जिसका मतलब है कि वह पूरी तरह से बेवकूफ है। जो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया है। युकी पहले ही होशिकावा परिवार से बात कर चुका है और कहता है कि वह पीछे हट सकता है क्योंकि यह उसके जैसे आम लोगों के लिए। लड़की हिरोटो के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह उन्हें उस पर हमला नहीं करने देगी। वह खुद को उसके सामने खड़ा कर देती है। दोनों भिक्षु ऊर्जा प्रवाहित करने लगते हैं और सुमा युकी से कहता है कि वह जो कुछ भी कहने वाला है उसे ध्यान से सुने, क्योंकि अगर वह उन दोनों के बीच आई तो वह फोन करके उसकी चाची की जान ले लेगा क्योंकि वह उसके हाथों में है। वह उससे यायामुरे की जान और उसकी चाचियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है ही। रोटो सेत्सु से कहती है कि चिंता न करो, आखिर उसकी चाची नाना को बचा लिया गया है और वह सुरक्षित है। सुमा हैरान है, वह सभी गार्डों को पार करके उस महिला को बचा लाया जो कि नामुमकिन होना चाहिए था। उसे बचाए जाने का फुटेज देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। 15 मिनट पहले पहाड़ी रास्ते पर स्थित कोगन मंदिर में जो कुछ हुआ वह सब हमने देखा। जब सभी पहरेदार नाना के साथ इकट्ठा हुए तो जो ने आदेश दिया कि जब तक वह न बुलाए तब तक वे हिलेंगे नहीं। फिर उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और उसे अपने उस पहरेदार का संदेश मिला जिसने यामेओरी को सब कुछ बता दिया था। हर्टो और युकी सोच रहे हैं कि क्या हीरो ने इन सब बातों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। आखिर उसने उनकी चाची को इतनी जल्दी बचा लिया था। वे सोच रहे हैं कि क्या वह सच में वही यामेओरी है जिसे वे जानते थे। सुमा और जो भिक्षुओं को उसका रोटो नीचे उतारने का आदेश देते हैं और वे लड़के की ओर दौड़ पड़ते हैं। जवाब में युकी भी उन पर हमला करती है, लेकिन भिक्षु जब वह फंसी हुई थी और कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी तब जो ने उसे यामेओर की दयनीय मौत देखने के लिए कहा।
भिक्षुओं द्वारा लड़के का पीछा करने पर लड़की डर गई, क्योंकि भिक्षु युकी से कह रहे थे कि वह किसी की रक्षा नहीं कर सकती। वह इम्माजो को कम आंकने और वहां न आने के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसी क्षण मुख्य पात्र भिक्षु के संयुक्त मुक्के से बचते हुए वह एक के चेहरे पर लात मारता है और दूसरे को पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। युकी हिरोटो यामेमोरी की असली ताकत देखकर हैरान रह जाता है। पटका गया भिक्षु अपनी जगह पर घूमता है, उठता है और उसे दिया गया प्रतिस्थापन ताबीज बेकार कर देता है। अचानक नायक एक राक्षस की तरह उसके पीछे प्रकट होता है और एक और मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी तेज गति देखकर सुमा सोचता है कि कोई इंसान इतना तेज नहीं हो सकता। तभी उसे एहसास होता है कि यामुरेई एक साधक है और उसकी आध्यात्मिक आभा बहुत जोर से निकल रही है। उसी क्षण युकी को यकीन हो जाता है कि वह सचमुच एक साधक है। मुख्य पात्र उससे काफी समय से मिलना चाहता था। आखिरकार उसने अपने आदमियों का इस्तेमाल करके उसे पकड़ा और उस पर हमला किया था। उसने हाशिमोटो अकिमासा का इस्तेमाल करके उसकी हत्या की साजिश रची और उसके दोस्तों का अपहरण कर उसके पालतू जानवर पर हमला किया। उसे याद है किसी ने कहा था कि उसका मक्खी की तरह इधर उधर भिनभिनाना बहुत परेशान करने वाला था। इसीलिए हमारा नायक उस आदमी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। क्योंकि हमारा नायक एक साधक है, इसलिए सुमा कुछ ऐसा इस्तेमाल कर फिर उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक विशालकाय प्राणी आकार लेने लगता है। दोनों पतित भिक्षु उस अजीब बैंगनी ऊर्जा में समा जाते हैं। हमारा मुख्य पात्र एक ऐसी संचार तकनीक जानता है जिसने इस दुनिया के मनुष्यों को जो जैसी विधियां विकसित करने में सक्षम बनाया है। वे निकम्मे भिक्षु उसी तकनीक का हिस्सा है और जो शक्तिशाली बनना चाहता है वह अपनी छाया तकनीक को और एक को अवशोषित करने से ही उसकी शक्ति निखर जाती है। दो को अवशोषित करने से वह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। जमीन पर बेजान पड़े भिक्षुओं को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना का स्तर बढ़ जाता है। हमारा नायक यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसने एक ही समय में दो लोगों की साधना शक्ति को अवशोषित कर लिया और इतना शक्तिशाली हो गया। उसके चारों ओर मौजूद राक्षस एक आंख खोलता है और बड़ा होता जाता है और अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सुमा कहती है कि यामुरेई अगला शिकार होगा जो उसमें समा जाएगा। सेत्सु ने लॉर्ड जो को कम आंक का था और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास इतनी अपार शक्ति है। उसे लगता है कि हमारे नायक को इस कष्ट के लिए यहां लाने की गलती उसी की है। सुमा पर चिल्लाती है कि यामुरेई को इस मामले से दूर रखे, आखिर उसकी समस्या तो उसी से है। चिढ़कर वह इस बात से नाराज है कि वह अब तक उस निकम्मे को बचाती रही है। वह और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने लगता है और उसके पीछे का राक्षस बड़ा और अधिक विकिरण करने लगता है। वह हिरोटो पर टूट पड़ता है, उसे नरक में भेजना चाहता है। वह उस पर बहुत क्रोधित है। विशालकाय ऊर्जा दानव के पंजे से हमला करता है तो लड़की लड़के से भागने और दूर जाने के लिए चिल्लाती है। जब ऐसा लगता है कि पंजा हमारे नायक को लग गया है तो हम देखते हैं कि वह बड़ी कुशलता से उससे बच जाता है। वह सेत्सु के पास रुकता है और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ता है जिससे उन दोनों को सुरक्षा मिलती है। उसके हाथ के चारों ओर गुलाबी आध्यात्मिक हमारा नायक साधना के पहले चरण को सक्रिय करता है और उसके चारों ओर एक नीली आभा प्रकट होती है जो खलनायक की आभा को दबाने में सक्षम होती है। खलनायक कहता है कि उसकी तकनीक कोई खास प्रभावशाली नहीं थी। सेत्सु देखती है कि वह लॉर्ड इमा से भी अधिक शक्तिशाली है और उसकी ऊर्जा के कारण हवा में दबाव महसूस होता है। हमारा नायक लक्ष्य पर हमला करता है। घायल और क्रोधित होकर वह अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के राक्षस से खुद पर हमला करवाता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से बना प्राणी पूरी ताकत से हिरोटो पर टूट पड़ता है। वह बहुत विशाल और शक्तिशाली है। हमला करते हुए खलनायक उस पर चिल्लाता है मानो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हो। तभी हमारे नायक पर गुलाबी ऊर्जा का एक विस्फोट होता है और वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जो उसे आत्मरक्षा के लिए दूसरे चरण का इस्तेमाल करते हुए देखता है और उसे नाकामयाब कहता है, जो उसकी छाया तकनीक में समाहित हो जाएगा। हमारा नायक अपने उन्मादी दुश्मन के वार को रोकने के लिए अपनी बाहें फैलाता है। हमले से बच निकलने के बाद वह उस पर मुक्का बरसाता है और कहता है कि असीम शक्ति के सामने छाया तकनीक बेकार है। हमारा नायक एक जोरदार ऊर्जा वह कहता है कि उसने लॉर्ड सुमा को पकड़ लिया है और जमीन से एक आंख वाला गुलाबी ऊर्जा प्राणी निकालता है। वह जानता है कि छाया तकनीक में परजीवी होते हैं जो मेजबान की ऊर्जा पर पलते हैं और उसने उस परजीवी को पकड़ लिया है। वह उसे अपने हाथ में कुचल देता है और ऐसा करके खलनायक को कमजोर कर देता है जिससे उसकी छाया तकनीक खत्म हो जाती है और उसे दर्द होता है। उस पर चिल्लाता है कि वह यह न सोचे कि उसने अमिया परिवार के वंशज को हराया है और उसका दादा अभी भी जीवित है। अगर उसका रोटोजो को मार देता है तो गुप्त छाया संप्रदाय उसे मारने के लिए हत्यारों को भेजेगा। हमारा नायक देखता है कि इस दुनिया में भी साधक वर्ग मौजूद हैं जिनमें गुप्त छाया संप्रदाय भी शामिल है। उन्माद में खलनायक पूछता है कि क्या यायामोरे हिरोदोतो बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ता है और चीखता है
कि अगर उसने उसे मार डाला तो वह खुद अपनी जान पर विपत्ति लाएगा। जमीन पर लेटा हुआ वह और भी ज्यादा डर जाता है और पूछता है कि यामुरी उसके इतने करीब क्यों आ रहा है। वह कसम खाता है कि उसका कबीला उसे जान से मारने आएगा और उसे कहता है कि वह जो करने वाला है उसे पूरा न करे, और कहता वह जान बख्शने की भीख मांगने लगता है। और हमारा हीरो कहता है कि अब सब खत्म। वह एक जोरदार और बेरहम मुक्का मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और एक विनाशकारी झटका लगता है जो सेत्सु तक पहुंचता है। एक खौफनाक नजर से वह सुमाजो को खत्म कर देता है जो जमीन पर कुचलकर हार जाता है। हमारा हीरो कहता है कि सब खत्म हो गया है और उसे खबर सेत्सु उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह इतने समय से उसे एक साधारण व्यक्ति समझती थी, न कि कोई साधक। उसे एहसास होता है कि अंत में वही थी जिसे कुछ पता नहीं था। हमारा मुख्य पात्र कहता है कि भले ही वह न आती, वह अकेले ही खलनायक से लड़ने के लिए तैयार था। वह एक मीमा आध्यात्मिक पात्र लेता है जो देखने में काफी खुरदुरा लगता है और यह स्पष्ट कर देता है कि इसे चौथे स्तर के साधक ने बनाया है। महिला पूछती है कि अगर वह इतना शक्तिशाली है तो उसे कबीले से क्यों निकाल दिया गया। वह तो परिवार का मुखिया भी बन सकता था। हमारा नायक कहता है कि अब उसका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है और कहता है कि वह अभी उतना शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वह अभी तक तीसरे चरण तक नहीं पहुंचा है। लड़की उस साधना चरण को प्राप्त करना चाहती है ताकि वह अमितानी पर अपने वादे के मुताबिक यामुरेई उसके शरीर की समस्या को ठीक करने जा रहा है जो लगभग फटने की कगार पर है। वह उसे एक ऐसी गोली दिखाता है जो उसके शरीर में फंसी और जमा हुई ऊर्जा को मुक्त कर देगी जो उसे नष्ट कर रही है। जब वह अपनी ऊर्जा के मुक्त होने के बारे में सुनती है तो वह सोचती है कि क्या वह अपनी साधना शक्ति खो देगी। वह कहती है कि उसकी साधना विधि जटिल है क्योंकि इससे न केवल प्रगति नहीं हो रही है बल्कि उसकी उम्र भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह ऐसा करता है और वह गोली ले लेती है तो वह फिर से एक साधारण इंसान बन जाएगी। उसका गुरु मना कर देता है क्योंकि यह उनके अगले समझौते का हिस्सा है और पूछता है कि क्या वह जानना चाहती है कि असल साधना क्या होती है। उस बातचीत वह देखता है कि उसका चेहरा लाल है और वह इसका कारण जानने की कोशिश करता है तो वह कुछ भी बताने से बचती है और अंदर चली जाती है। फिर पूछती है कि क्या वह इस बार भी कहीं दूर जा रहा है। हमारा नायक कहता है कि उसे इस बार पक्का पता नहीं है और वह अपने बगीचे के सामने उन जादुई फूलों के साथ खड़ा है जिन्हें उसने लगाया था। जैसे ही अमा के साथ सिल्वर हार्ट घास से निकलने वाली ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से सौम्य होती है और इसके पास अभ्यास करना सेत्सु के शरीर के लिए अच्छा होगा। तभी उसका पालतू पिल्ला आ जाता है और वह बताता है कि वह उसे साधना की सही तकनीक सिखाने जा रहा है। उसके जाने के दौरान वह चाहता है कि लड़की उसके बगीचे में उसके कुत्ते की देखभाल करे। सेत्सु को कुत्ते से लगाव हो जाता है और वह हमारा हीरो कहता है कि जानवर का कोई नाम नहीं है और सेत्सु कहती है कि नाम मायने रखते हैं क्योंकि वे आपको दुनिया में एक जगह देते हैं और उसे कुत्ते का नाम रखना चाहिए। हमारा मुख्य किरदार उसका नाम रोकू रखता है और कुत्ता खुशी से भौंकने लगता है जैसे उसे यह नाम पसंद आया हो। हमारे हीरो ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उसके पिछले जन्म में किसी ने रोकू ने उसे लड़ाई के दांवपेच सिखाए। इसके बाद लड़की नहाती है और पूछती है कि वह किस कमरे में सोएगी। हमारा हीरो उसे बताता है कि वह मेहमान कमरा इस्तेमाल कर ले जो पहले से ही साफ है। वह पूछती है कि अमा परिवार के साथ क्या चल रहा है और मुख्य किरदार कहता है कि इसका पहले ही ध्यान रखा जा चुका है। अमा जो अपने उच्च पदस्थ रिश्तेदारों से गायब नहीं। परिवार के पहाड़ पर हम जो को अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए देखते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उसके चाचा आज एकांतवास से बाहर आ रहे हैं और दरवाजे खुलते देख जो डर जाता है। जैसे ही द्वार खुलता है एक विशालकाय जानवर बाहर आता है और एक बूढ़ा आदमी कहता है साधकों के लिए 5 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। और यह सोचकर कि सभी लोग इस प्राचीन जो के परदादा अमोताकुजो सुनहरी आंखों वाले एक काले शेर पर सवार होकर प्रकट होते हैं। वे उन्हें तीसरे चरण तक पहुंचने पर बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब वे एक महान अमर हैं और उनके लंबे और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। बुजुर्ग हंसते हैं और उनकी बात से सहमत होते हैं। फिर वे जो को पास आने के लिए कहते हैं। वे पूछते हैं कि परिवार से बहिष्कृत यामुरेई जो बताता है कि वह निकम्मा और साधारण है और अंत में हेरोदोत्तो का सामना नहीं कर सका। उसके परदादा जो सबसे बड़े हैं इस बात पर बहुत गुस्सा होते हैं कि वह लड़के को संभाल नहीं पाए। बड़े कहते हैं कि अमा कबीले का कोई भी सदस्य ऐसी बातें नहीं कर सकता और चाहे पक्षपात हो या ना हो उसे हटाया जा सकता है। अगर वह यह मिशन पूरा नहीं कर सकता तो जोको ओकाजुको और टायरो चिक्का को बड़े गुरु ने नोई शहर जाने का आदेश दिया है। अगर उन दोनों को पता चल गया कि जुको को क्या पता है तो यह सबके लिए अच्छा होगा। इसी बीच सेत्सु सुबह 5 बजे साधना करने के लिए उठती है और शिकायत करती है क्योंकि वह स्पा जाने के लिए भी इतनी जल्दी नहीं उठी थी। एरोटो समझाता है कि सुबह 5 बजे आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है और अमरता है। लड़की को साधना शुरू करने से पहले एक मग में रखा तरल पदार्थ पीने के लिए कहता है।
लड़की उसे पीती है और अपने शरीर के चारों ओर एक हरी आभा महसूस करती है और पूछती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। हेरोडोटो समझाता है कि यह संग्रह गोली का एक सरलीकृत रूप है। गोली अभी उसके लिए और उसके शरीर के लिए बहुत कठोर होगी। उसे कोमल आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्दी और अजमोद का यह सौम्य मिश्रण, साथ ही गोली के अंदर मौजूद तत्व उसके लिए एकदम सही है। अपने पिछले जन्म में उसके पुराने महाद्वीप पर वे नवजात शिशुओं के लिए इस मिश्रण का उपयोग करते थे। वह देखता है इस दुनिया के लोगों के शरीर बहुत कमजोर हैं। वह उससे जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कहता है और फिर वह उसे अमरता प्राप्त करने की असली विधि सिखाने वाला है। एक चौक में वे दोनों पत्थरों पर बैठकर ध्यान करते हैं और लड़की को वहां ध्यान करने में शर्म आती है। मुख्य वक्ता समझाता है कि प्रकृति के जितना करीब होंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा का उतना ही बेहतर विकास होगा और वन उद्यान इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। चौक में बैठे कुछ बुजुर्ग यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे दोनों युवक क्या कर रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें लगता है कि वह उस लड़के के बहुत करीब होगी क्योंकि वे दोनों साथ साथ इस यात्रा पर हैं। लड़की को बेचैन देखकर हेरोदोतो उसे ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए कहता है। उसकी पिछली विधि आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती रोके रखना थी और उसका शरीर अन्य हिंसक ऊर्जाओं को भी धारण कर रहा था। सामान्य लोग उन ऊर्जाओं को देख, लेकिन उसने स्वयं ही इस तंत्र को तोड़ दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। सबसे शुद्ध अंश को निकालकर उसे शरीर को पोषण देना और शुद्धिकरण की दक्षता उसकी विधि और उसकी विधि के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग 40% है। उसकी विधि में ऊर्जा का 100% उपयोग होता है। शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए आध्यात्म जैसे ही वह अपने मन को खाली करती है और उस मन को महसूस करती है, उसे निर्देशित करना होता है। सेत्सु अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने मन को खाली करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। वह अपने मन को खाली करने और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे उस मन में उस मंच का पता लगाने की कोशिश करती है। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रही है। बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि लड़की को कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा है। अत्यधिक मेहनत के कारण पसीने से तरबतर होने की वजह से लड़की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा नायक धीरे से अपनी उंगलियों से उसके माथे को छूता है। हमारा नायक उसकी मदद करता है और उसे आंखें बंद करके फिर से महसूस करने की कोशिश करने को लड़की जोर लगाती है जबकि वह उसमें ऊर्जा प्रवाहित करता है और बूढ़ा दंपत्ति इस दृश्य को बहुत प्यारा पाते हैं। अंत में वह अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह देख पाती है। उसे अपने सामने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह देखना बहुत सुंदर लगता है और मुख्य पात्र कहता है कि यही आत्माओं का वास्तविक और पूर्ण रूप है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारी मुख्य पात्र संबंध तोड़ देती है और कहती है कि प्रशिक्षण के पहले दिन के लिए इतना ही काफी है। उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक महसूस करने और निर्देशित करने की आवश्यकता है, तभी वह अमर साधना के पहले चरण में प्रवेश कर पाएगी। दोनों घर लौट जाते हैं और टब में नहाते समय सेतु को याद आता है उसने उसके माथे को धीरे से छुआ था और उसे यह बात उसे परेशान करती है कि उसका ध्यान केवल साधना के पहले चरण में प्रवेश करने पर होना चाहिए और किसी और चीज पर नहीं, और वह अपने विचारों से लड़ती है। एक सप्ताह बाद मुख्य पात्र उस जगह पर है जहां उसे नाग के सिर ने भेजा था और वह सोचता है कि क्या यह वास्तव में सही है। एक सप्ताह बाद निंग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकती है और ऊर्जा की गोलियां पहले चरण। अब जो ताकत उसके पास है उससे वह बिना किसी परेशानी के अपने घर की देखभाल कर सकती है। इसलिए वह बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है और स्नेखेर द्वारा व्यवस्थित एक वाहन देखता है। बस में चढ़ते ही ड्राइवर को लगता है कि वह एक छात्र जैसा दिखता है जो इतनी खतरनाक जगह जा रहा है। ड्राइवर कहता है कि बस खाली है और वह जहां चाहे बैठ सकता है और यात्रा का आनंद ले सकता है। हमारा नायक बिना कुछ कहे बस में चढ़ जाता है और देखता है कि कुछ अजंबी लोग बस में बैठे हैं। हेरोदोतो याइमुरे आखिरकार अपने मुखबिर की बात मानकर आगे बढ़ रहा है। वे विमान से निंघाई शहर में उतरते हैं और यात्री उतरने लगते हैं। शहर के हवाई अड्डे पर लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस लड़के का पता मिल गया है और अब वे उससे निपटेंगे। हेरोटो के घर के सामने से एक बदमाश मौज मस्ती करना चाहता है क्योंकि वह आखिरी बार 30 साल पहले बाहर गया था। हमारे नायक ने 9वीं कक्षा में पढ़ रही लड़की की सुरक्षा के लिए एक कंगन तैयार किया है। जेड पत्थरों से जड़ा एक ताबीज। अगर वह खतरे में हो तो उसे इसका इस्तेमाल उसी तरह करना चाहिए जैसे उसने उसे सिखाया है। राष्ट्रपति सु का ध्यान उनके कर्म। उसकी सचिव जानती है कि कंगन उसी आदमी ने दिया था जिसे वह पसंद करती है और वह यह भी जानती है कि राष्ट्रपति उस आदमी की बहुत परवाह करते हैं। वह फांग से कहती है कि उसे एक व्यापारिक यात्रा पर उसकी जरूरत है और गंतव्य एक ऐसी जगह है जिससे उसे नफरत है। राष्ट्रपति सु से मदद मांगती है
क्योंकि उससे गलती हो गई थी। और इसी बीच हम मुख्य किरदार को सुनसान इलाके में 6 घंटे से सफर पर है और ऐसा लग रहा है कि हर यात्री के पास लूसी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त राशन है। लेकिन अचानक बस जोर से रुकती है, जिससे सब लोग घबराकर उछल पड़ते हैं। ड्राइवर सबको शांत रहने को कहता है और सबकी सुरक्षा का आश्वासन देता है। तभी चोरों का एक गिरोह खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बस में घुस जाता है। वे चाकू लेकर अंदर आते हैं और एक यात्री कहता है यह इलाका हांग का है और उन्हें लगता है कि वे फ्लावर गैंग से हैं। निर्दयता से हत्यारा उस यात्री पर चाकू घोंप देता है और उसकी जान ले लेता है, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। वह कहता है कि इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यहां नहीं होना चाहिए और सभी लोग सहयोग करके पता लगा सकते हैं कि वह कौन है। अगर वे सहयोग नहीं करते तो नतीजा वही होगा जो जमीन पर पड़े उस आदमी का है, जो पहले ही मर चुका है। हमारा नायक समझ जाता है कि वे उसके पीछे पड़े हैं और उसे एहसास होता है कि वह इस जाल में फंस गया है। एक गुंडा उसके पास आता है और उसे खड़े होने के लिए कहता है ताकि वे उसका चेहरा देख सके। उसे छिपते हुए देखकर वे पूछते हैं कि उसके बैग में। एक और हत्यारा कहता है कि जो लोग सहयोग नहीं करते उन पर शब्दों का समय बर्बाद न करे और उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अपने बॉस के आदेश का पालन करते हुए वह अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकालता है और बस में बैठे आदमी को धमकाता है, लेकिन वह व्यक्ति गायब हो जाता है और उन्हें बस के अंदर हवा का एक झोंका महसूस होता है जो उन्हें अजीब लगता है। हम हिरोटो का कहना है कि समय बहुत कम है और वे उस पर बहुत तेजी से हमला करने आए हैं। दोनों ने रूसी पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया क्योंकि उसने उनके साथी का हाथ तोड़ दिया था। देखते ही देखते हमारे हीरो ने एक के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा और वह बुरी तरह घायल हो गया। एक के गिरते ही वह दूसरे के चेहरे पर भी। कुछ ही पलों में हिरोटो ने बिना किसी परेशानी के सभी हमलावरों को ढेर कर दिया और वे सब बुरी तरह घायल हो गए। जब उसने कहा कि लड़ाई खत्म हो गई है तो नकाब और हुड से चेहरा ढकी लड़की सचमुच हैरान रह गई। हमारा नायक बदमाशों को बस से बाहर खींचकर ले गया, उन्हें बांध दिया और उनके द्वारा क्षतिग्रस्त की गई बस को ठीक करने में मदद की। उसने देखा कि बस का यहां फोन का सिग्नल नहीं है और अगर आसपास जंगली जानवर हैं तो उनकी जान खतरे में है क्योंकि वे भाग नहीं सकते। ड्राइवर डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और बाहर क्या हो सकता है। एमसी जंगल में तो बच सकता है, लेकिन लूसी तक पहुंचने में समय लगेगा और उसे मुखबिर को फिर से ढूंढना होगा। नकाबपोश महिला उससे लूसी तक ले जाने के लिए कहती है, बदले में वह गिबान शहर तक उसकी रक्षा कर सकता है। योटो कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे फिर से सोचने के लिए कहती है। आखिरकार उसके बिना वह लूसी को नहीं ढूंढ पाएगा। हमारा नायक जानता है कि समूह उसके ब्रीफकेस में मौजूद चीजों के कारण उसका पीछा कर रहा है। वह पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ। वह कहती है कि उसे उसकी बात समझ आ गई है, लेकिन उसे एक पल रुकने के लिए कहती है। वह अपना परिचय लुई की वेंडो के रूप में देती है और कहती है कि वह जानती है कि वह शहर पैसे के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत खोजने जा रहा है।